सरकारी नौकरी के संघर्ष का अब होगा दी एंड, क्योंकि आ गया है टेस्ट टॉनिक, जहां मिलते हैं सारे कोर्सेज बिल्कुल मुफ्त। आज ही सब्सक्राइब करें। हम हैं आपके साथ संघर्ष से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, काफी टाइम से आप सभी स्टूडेंट्स को इंतजार था कि सर जल्दी से वो दिन आए जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा वॉइस एंड नरेशन के कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि आपने देखा है कि वॉइस एंड नरेशन आपके एग्जाम में अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो सीजीएल मेंस की अगर हम बात करेंगे तो वॉइस के क्वेश्चंस आपके सीजीएल में कम से कम 20 क्वेश्चंस आते हैं, और नरेशन की अगर हम बात करें तो लगभग 25 से 27 क्वेश्चंस तक आते हैं, यानी 45 प्लस मार्क्स आपको केवल 2 टॉपिक से कवर करने। तो ये 45 नंबर जो आपको इन 2 टॉपिक से आएंगे, ये 45 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ये 45 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अगर आपके पास शॉर्ट ट्रिक हो जाए, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, मैंने उसमें लिखा है कि आप 5 सेकंड आपको लगेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जी हां, बिल्कुल सही आपने गेस किया, यानी 5 सेकंड ही लगेगा। मैं आपको 45 क्वेश्चंस मैक्सिमम 5 मिनट में करना सिखाऊंगा। मतलब पूरे के पूरे 45 नंबर 5 मिनट में आपके आएंगे, इस बात का वादा है आपके संदीप सर का। बस इस सेशन को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें जिस तरीके से मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को कवर करूंगा, स्टेप बाय स्टेप चीजों तक पहुंचूंगा, और उसके लिए आपको कंप्लीट सेशन देखना जरूरी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए जो आपका होने वाला है कि कुछ दिनों में, उसके लिए हमने टोटल 90 क्वेश्चंस जो आपके अपडेटेड पैटर्न पे है, जिस पर आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस पर हमने आपके लिए रखे। यानी आज के सेशन में आपको मैं पूरे 90 क्वेश्चन दूंगा। 10 कम कर देते, 10 और जोड़ देते तो 100 पूरे हो जाते। 90 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जिसमें से 40 क्वेश्चंस हमने वॉइस के रखे हैं और 50 क्वेश्चंस हमने नरेशन के रखे। तो मैं आपको पूरा बता दे रहा हूं कि आज के सेशंस में हम करने क्या वाले। सो 90 क्वेश्चंस का होगा डिस्कशन, जिसमें से आपको कम से कम मैं 90 रूल्स तो बताऊंगा ही। यानी ये पर्टिकुलर सेशन आपको 90 रूल्स सिखाएगा। तैयार हो जाइए, कॉपी पेन भी रखिएगा, जो नया लगेगा फटाक से नोट कीजिएगा। और जो सबसे स्पेशल बात है वो ये है कि आपको ये पर्टिकुलर सेशन सिखाएगा और बढ़ाएगा आपकी स्पीड। यानी 45 मार्क्स मैं आपको दिलाऊंगा 5 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 5 मिनट। आप 4.5 मिनट में भी कर लेंगे कुछ बच्चे इन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करके, लेकिन कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो लास्ट तक सेशन देखने के बाद बोलेगा कि सर मेरा 5 मिनट 1 सेकंड लग जा रहा है ये 45 क्वेश्चन को सॉल्व करके। ट्रस्ट मी, एक भी नहीं मिलेगा। यानी वो चीज आपको क्या क्या चीजें, मैं हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा, हर एक बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सारे लोग हेल्प करो उन बच्चों की, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करके, जिनको अभी नहीं पता है कि हाँ ऐसी कोई क्लास होने वाली है। शेयर करो यार, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है, 2 दिन बाद से पेपर शुरू है। शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो। आप शेयर करो, हम मेरा पूरा फोकस केवल पढ़ाने में जाएगा, नहीं तो बार बार इसी पे रहेगा कि शेयर करो शेयर करो शेयर करो। सो चलिए फटाफट आप लोग इस चीज को कर दीजिए। अब आते हैं एक स्पेशल बात पे, शुरुआत करते हैं सबसे पहले वॉइस के कॉन्सेप्ट्स पे, कि वॉइस में हम जब कभी भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें कौन कौन से स्पेशल चीजों को ध्यान देना है, जो हमें क्वेश्चंस को मैक्सिमम 5 सेकंड में सॉल्व करना सिखाएगा। तो सबसे पहला ध्यान से समझिएगा, हम सबसे पहले अभी वॉइस की चीजों की बात करेंगे। हम वॉइस के 40 क्वेश्चंस पहले सॉल्व करेंगे उस शॉर्ट ट्रिक के साथ, जो हर एक टाइप के क्वेश्चंस आप रखा होगा। सो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, वॉइस जैसा कि आप जानते हो कि एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। ध्यान से समझेंगे आप सभी। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, और फिर मेन वर्ब आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर रिमेनिंग पार्ट जिसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं ये आता है। ये हमारा एक्टिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन होता है। अब हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है। वो ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट उठ के पहले आ जाता है सब्जेक्ट की जगह, और ये सब्जेक्ट उठ के चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह। आप देखो, मैंने उसके सीधे सीधे ही इसीलिए लाइन खींची है कि ये दोनों आपस में जगह अपनी बदलेंगे, और बाकी हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह रहेगा, मेन वर्ब अपनी जगह रखना है, कॉम्प्लीमेंट अपनी जगह रहेगा। यानी नया कंस्ट्रक्शन बनेगा पैसिव वॉइस के लिए। ऑब्जेक्ट इधर आया तो ओबीजे हमने पहले लिखा, फिर देखो हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहेगी, मेन वर्ब की यहां पर पैसिव वॉइस में एक ही फॉर्म लगती, दैट इज थर्ड फॉर्म, ये भी अपनी जगह एज इट इज है। फिर आपका ये सब्जेक्ट उसकी जगह जाएगा, जो बाय लग के लगेगा तो बाय सब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में जो कॉम्प्लीमेंट रिमेनिंग पार्ट है वो अपनी जगह रह गया। कंस्ट्रक्शन पे पहला 5 सेकंड में इस फॉर्मूले का पहला 5 सेकंड में करने का जो बेस्ट अप्रोच है, उसका पहला फॉर्मूला है कि आपको सेंटेंस में जब भी देखो तो आप बस हमेशा 2 चीजें चेंज करोगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में।
और कुछ भी नहीं। और मतलब जगह, पोजीशन की हम बात करें कि पोजीशन केवल दो चीजों की चेंज करोगे, बाकी किसी चीज की भी चेंज नहीं करोगे। ये बात पहले लॉक कीजिए सारे लोग कि हम केवल पोजीशन दो चीजों की चेंज करेंगे, एक सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की, इन दोनों को आपस में शफल कर देंगे। वो इसकी जगह आ जाएगा, ये उठ के उसकी जगह चला जाएगा। ये पहला पॉइंट है। मैं बाकी चीजें आपको अभी आगे धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करता जाऊंगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब कभी भी पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस किसी भी स्टेटमेंट का पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको इस पूरे की पूरी फॉर्मेशन में आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स की फॉर्म्स मुजवानी याद होनी चाहिए। मतलब आप देखते ही सेकंड्स में बता दो कि इसका पैसिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। अगर एक्टिव वॉइस में इज आया तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? क्या होगी? पैसिव वॉइस में होगी इज बीइंग। अगर एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म आया, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हाँ जी, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज। अगर आपके एक्टिव वॉइस में एस या ईएस फॉर्म आया मेन वर्ब का, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होगी सर इज या एम या तो आर। यहां पे वैसे ही वॉज या तो वर। मेरी बात समझ पा रहे हो सारे लोग? लॉजिक को समझो। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको 5 सेकंड में करना सिखाएंगी। तो पहली मेरी कंडीशन ये है कि आप सारे बच्चों को हेल्पिंग वर्ब प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए। हरविंदर सिंह साहब, हम आपको नॉन फाइनाइट वर्ब की क्लास जरूर देंगे, इस बात की चिंता ना करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ बिल्कुल। लवीना नरेशन आपके एग्जाम में आता है, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं। सो यहां पे ये चीज हो गया, यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की तो एक ही फॉर्म होती है, मैंने यहां लिखा भी है, जबकि एक्टिव वॉइस में मैंने कोई फॉर्म नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि इसमें 5 फॉर्म आती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एस और एस एंड आईएनजी, ये चीज आती है। ठीक है। सो यहां पर हमने देखा कि ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि पैसिव वॉइस की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है बच्चों कि जब भी आपको पैसिव में चेंज करना हो किसी भी एक्टिव सेंटेंस को, तो आप उसके कंप्लीट पार्ट को नहीं चेंज करोगे। आपकी नजर कंप्लीट पार्ट पे नहीं जानी चाहिए। जो आप देखते हो ऑब्जेक्ट कौन है, ये कौन है, ये नहीं करना है आपको। आपको कंप्लीट पार्ट पे पहले नहीं चेंज करना है। आपको केवल एक्टिव से पैसिव वॉइस जो बनाना है वो केवल शुरुआती दो चीजों का बनाना है। वो आपकी नजर में केवल दो चीजें सबसे पहले आनी चाहिए। पहला, आपके एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब और एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब, इन दोनों का, ये जो एक्टिव वॉइस हैं इन्हीं का आपको पैसिव वॉइस बनाना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे आपने कहा ही हेल्प्ड सुरेश, अब आपके सामने ये सेंटेंस है, ठीक है, तो आपके सामने मेन वर्ब है, बस इस वर्ब का पैसिव वॉइस बताओ। आपको ही पे नजर नहीं डालना, आपको सुरेश पे नहीं डालना। मैंने जो बताया जरूर है कि ये इधर आता है, ये इधर जाता है, वो बात का पार्ट है, वो मैं बताऊंगा कहां पे काम आएगा। अभी केवल आपका फोकस होना चाहिए इस मेन वर्ब पे। तो आपने देखा हेल्प्ड है, हेल्प्ड का मतलब सेकंड फॉर्म है, बस वॉज के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, दैट्स ऑल। यानी यहां पर आपने केवल इसका चेंज किया, ये हो जाएगा वॉज हेल्प्ड, बस केवल इतना। और आपको ना सुरेश से मतलब ना ही से मतलब। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो तीसरी कंडीशन में आप ये चेंज करोगे। चौथी कंडीशन में कभी कभी पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस चेंज करने को आता है। सो जब पैसिव वॉइस से एक्टिव चेंज आएगा तो जो आप फॉर्मूला एक्टिव से पैसिव चेंज करने में लगा रहे हो वही फॉर्मूले का ठीक रिवर्स करोगे, ठीक उल्टा करोगे। जैसे हमने पूछा कि इज का पैसिव फॉर्म क्या होगा, तो आपने कहा इज बीइंग, तो ठीक वैसे ही इज बीइंग का एक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो इज बीइंग का एक्टिव फॉर्म इज। वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म का एक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म का एक्टिव वॉइस है सेकंड फॉर्म। वैसे इज एम आर का एक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो इज एम आर का एक्टिव फॉर्म यस और यस या तो फर्स्ट फॉर्म। यानी ओवरऑल हमने देखा कि हाँ यार, ये चार चीजें हमें पहले ध्यान रखनी है जब भी हम चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम 5 सेकंड के अंदर चेंज कर लें, हम 5 सेकंड के अंदर हम चेंज करना चाहते हैं, तो हमें ये चार चीजें हमारे पास होनी चाहिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर क्वेश्चंस में जंप करूंगा और आप सारे बच्चों से चाहूंगा कि आप फटाफट मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, एक्टिव रहें थोड़ा सा, बहुत तेजी से। सबसे पहली चीज मैंने बताई कि आपको पूरे के पूरे सेंटेंस में जब भी एक्टिव से पैसिव बनाना हो या तो पैसिव से एक्टिव बनाना हो, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था एक बार क्लास में कि सर बाय प्लस सब्जेक्ट हमेशा अंतिम में लगाते हैं क्या? मैंने कहा अरे पागल, बाय प्लस सब्जेक्ट अंतिम में नहीं लगाते, बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लगाते, दैट्स ऑल। आपको भी अगर कंफ्यूजन है कि सर बाय प्लस सब्जेक्ट कहां पे आता है, अंतिम में नहीं,
बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। अगर ऑब्जेक्ट के बाद कुछ दिया है तो वो बाय प्लस सब्जेक्ट के बाद लिखा होगा पैसिव वॉइस में। तो इस हिसाब से आपको ये चीज ध्यान देना है कि बाय प्लस सब्जेक्ट कहां पे आता है, तो यहां पे आता है। गॉट इट? तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन में केवल दो चीजें अपनी जगह बदलेगी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और ये दोनों पलट जाते हैं, बस एक दूसरे की जगह पे आके बैठ जाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह नहीं बदलती, मेन वर्ब अपनी जगह नहीं बदलती, WH वर्ड अपनी जगह नहीं बदलता। पांचवा पार्ट में ले लीजिए सर, WH वर्ड ये अपनी जगह नहीं बदलेगा सर, नॉट अपनी जगह नहीं बदलेगा, नेवर अपनी जगह नहीं बदलेगा सर, नो अपनी जगह नहीं बदलेगा, कोई भी नेगेटिव वर्ड अपनी जगह नहीं बदलेगा, कोई भी चीज आ जाए सर, टाइम आ गया अपनी जगह नहीं बदलेगा सर, प्लेस आ गया अपनी जगह नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा अपनी जगह एक्सेप्ट टू थिंग्स, केवल दो चीजों के सिवा, और वो दो चीज हैं, पहला है मेरे बच्चों सब्जेक्ट और मेरे प्यारे बच्चों दूसरा है ऑब्जेक्ट। केवल ये दो चीजें अपनी जगह बदलेगी और कोई चीज अपनी जगह जब भी आप वॉइस चेंज करोगे नहीं बदलेगी। गॉट इट? अब आते हैं दूसरी चीज मैंने बताई, पहला ये पोजीशन चेंज करने का, दूसरा मैंने बताया कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओ तो आप हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए दोनों वॉइस की। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं पता, ट्रस्ट मी कोई नहीं पढ़ा सकता आपको, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। फिर आप हेल्पिंग वर्ब जो 2 सेकंड में याद करने की चीजें हैं वो तो याद ही रखनी है कि हाँ इसकी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या आती है, राइट? उतना पता होनी चाहिए। तीसरा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आप केवल व केवल वर्ब्स का बनाएंगे और किसी चीज का सबसे पहले नहीं बनाएंगे। क्यों? बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे वो मैं अभी अगले स्टेप पे बताऊंगा, अभी केवल इतना जान लो वर्ब पे बनाना है, ठीक है? एक बाय स्टेप सीखते हैं। चौथे मैंने आपको बताया कि आपको ये क्या लिखा है, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस जब बनाने का फॉर्मूला आए तो आपको केवल उसी फॉर्मूले को रिवर्स कर देना है। एक्टिव से पैसिव जैसे बनाते बस उसका उल्टा कर दो। इज बीइंग जो है, इज से इज बीइंग होता है पैसिव वॉइस, तो इज बीइंग से इज हो जाएगा एक्टिव वॉइस। दैट्स ऑल, सिंपल है यार। और पांचवा है पॉइंट मेरे बच्चों, वो ये है कि आपके केवल व केवल दो चीजों को छोड़ के कोई भी चीज अपनी जगह नहीं बदलेगी, चाहे वो WH वर्ड हो चाहे कुछ भी हो। गॉट इट? अभी मैं इंटरोगेटिव में इसमें 5% कंडीशन है जो मैं भी आपको बता दूंगा कि कौन से एक्सेप्शन का कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको काम आएगा। थोड़ा सा एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं जो आपको सीखना जरूरी है, ठीक है? अब शुरुआत करते हैं बच्चों, तो शुरुआत करते हैं कुछ सेंटेंसेस से, बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहला हमने यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस लिया है, 5 सेकंड में सॉल्व करना सिखाऊंगा। ये बात मैंने आपसे प्रॉमिस की है, मैंने आपसे प्रॉमिस की है कि मैं आपको 5 सेकंड में करना सिखाऊंगा। अब आपके सामने ये सेंटेंस है, आप पहले तो कुछ आइडेंटिफाई कर लो। जैसे ये इंटरोगेटिव वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है और ये दिस आपका ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या कहा, केवल दो चीजों की जगह आपस में बदल दो, केवल दो चीजों की जगह आपस में बदल दो। तो दो चीज कौन कौन से हैं? एक सब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। इन दोनों की जगह आपस में बदल दो। लेकिन आपको मैंने क्या कहा है, ये जगह तो बदलेंगे लेकिन एक्चुअल में जो आपको वॉइस चेंज करना है, मैंने एक स्टेप तीसरा चौथा में बोला है कि आपको वॉइस सबसे पहले केवल वर्ब का चेंज करना है। तो आपने देखा कैन के साथ डू लगा है, दिमाग में केवल इतना ही रखो, कैन डू लिखा हुआ है यानी स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस है, ये पहचान गए। सो कैन डू है तो स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा कैन बी डन, दैट्स ऑल। इसका पैसिव वॉइस बनेगा कैन बी डन। जब पैसिव वॉइस कैन बी डन बनेगा तो आप सीधा अपने बाकी ऑप्शंस में देख लो, कैन बी डन इसमें है, कैन इसमें है नहीं तो ये आंसर होगा नहीं आपका, कैन बी डन इसमें है तो ये आंसर हो सकता है आपका, और कैन इसमें नहीं है तो ये आंसर होगा नहीं आपका। अब आपका आंसर या तो ए नंबर है या तो आपका सी नंबर है, ये दो चीज ही आपका ऑप्शन, ये आपके आंसर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो हाउ कैन एनीवन डू दिस? इतने से जब हमने ये केवल हेल्पिंग वर्ब पर, हमने केवल वर्ब पे फोकस किया तो हमें दो चीजें निकल के आई कि हमारे दो ऑप्शन तो है ही नहीं। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में एक 50-50 ऑप्शन है, सो 50-50 में आप दो बार आंसर दे सकते हो, तो आप वहां पे दो को इलिमिनेट करें, ये दो आपने इलिमिनेट कर दिया, कितना आसानी से। अब बचा आपके पास क्या, दो चीजें। अब आपके पास ये दो ऑप्शन है, पहला है दिस कैन बी डन बाय एनीवन, सेंटेंस क्या है, हाउ कैन एनीवन डू दिस। अब प्यारे बच्चों दूसरा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि केवल दो चीजें अपनी जगह बदलेगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। तो ये इसकी जगह आ गया, ये इसकी जगह आ गया, इसका मतलब हाउ तो अपनी जगह पहले से ही है ना, तो हाउ तो अपनी ही जगह रहेगा ना। इसका मतलब सेंटेंस तो पहले से जैसे जिससे शुरू था बाद में भी उसी से शुरू होना है। इसका मतलब जब ये दिस लग गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए भाई, ये कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं या सब्जेक्ट तो है नहीं, जगह आपने बदल दी, ये तो अपनी ही जगह रहेगा ना। इसका मतलब आपका ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर। कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 5 सेकंड लगेगा, बस आप लॉजिक को पकड़ लीजिए, इसीलिए मैं क्वेश्चंस बहुत सारे लेकर आया हूं, बस लॉजिक पकड़िएगा। दूसरा क्वेश्चन, आई विल नॉट डू दिस वर्क,
आपकी वर्ब क्या है? विल डू आपकी वर्ब है, विल नॉट डू आपकी वर्ब है। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? विल नॉट डू का पैसिव वॉइस बनेगा विल बी डन। विल बी डन, तो नॉट लगाए तो विल नॉट बी डन हो जाएगा पैसिव वॉइस। बस आप केवल यही सर्च करो, विल नॉट बी डूइंग, कैंसिल, विल कहां, इसमें तो है ही नहीं, कैंसिल, विल नॉट बी डन। आपका आंसर ये हो सकता है, इसमें भी नहीं है, विल नॉट डू दिया, कैंसिल। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा है? कितना टाइम लगेगा यार, कितना टाइम लगेगा? मेरे साथ करते चलो ना। देखो चुटकियों में किया ना मैंने इसको, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि दिस वर्क और आई भी दिया है। मेरा नजर किस पे गया? मैं आपकी जगह एज ए स्टूडेंट बैठ के करूंगा तो मैं 3 सेकंड में 45 क्वेश्चन, 3 मिनट में 45 क्वेश्चन निपटा दूंगा। आप थोड़ा सा, अभी आपके पास 2 दिन बचे तो आप 5 मिनट में 45 क्वेश्चन कर सकते हो। मेरे साथ कर रहे हो अगर यहां पे पूरे के पूरे 90 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, ठीक है? तो ये चीज आपका हो गया। इस तरीके से हमने फटाक से यहां पर निपटा दी इसको। ऑप्शन नंबर डी मार। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। दे आर नॉट लाइंग डाउन आर्म्स। अब देखो मैंने क्या लिखा है, आर लाइंग लिया हुआ है ना। अब आर लाइंग दिया हुआ है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है तो पैसिव बनेगा इज एम आर के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहां पे लाइंग, आपकी जो लेइंग दिया हुआ है ना, ये लेड हो जाएगा और यहां पे एक बीइंग होगा, तो आर नॉट बीइंग लेड ये होना चाहिए। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? आर नॉट बीइंग लेड हो सकता है आंसर, हैव ये सब कहां से आ गया? कैंसिल, आर नॉट लेट, बीइंग कहां गया? कैंसिल, विल कहां से है? कैंसिल। करेक्ट आंसर कौन सा है? कितना टाइम मैंने लगाया? मैंने कितना टाइम लगाया? इतना ही आपको लगेगा भैया, बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलो। ट्रस्ट मी, बहुत मैजिक होने वाला है आज के 90 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। पूरे 90 सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? सॉल्व करते चलिए। शेयर कर दीजिएगा बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूं अभी बहुत कम बच्चे यहां पे हैं, 36 बच्चे हमारे पास हैं। ये 36 बच्चे 360 होनी चाहिए, इसका 10 गुना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला है दे हैव पेंटेड द हाउस ग्रीन। कुछ नहीं करना, हैव पेंटेड है, पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? हैव बीन पेंटेड या हैज बीन पेंटेड। हैव बीन पेंटेड या हैज बीन पेंटेड। इसमें वॉज आ गया, कैंसिल। इसमें हैज है, बीन नहीं है, कैंसिल। हैज बीन पेंटेड हो सकता है, हैड कहां से है? कैंसिल। करेक्ट आंसर। कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा? मैंने कहा ना, मैं आपको 5 सेकंड में सिखाऊंगा। ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना। अगला क्वेश्चन लीजिए, करते चलिए मेरे साथ, करते चलिए। यहां पर क्लियर हो रहा है सभी को? किसी को डाउट है तो मुझे बताइए, और क्लियर हो रहा है तो लाइक बटन पे क्लिक करते चलिएगा फटाफट साथ ही साथ। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। दे विजिटेड द जू लास्ट वीक। मैंने यहां पे क्या देखा है? केवल विजिटेड, मुझे ध्यान ही नहीं है दे लगा है, जू लगा है, कब किया, कुछ नहीं देखना है। दे विजिटेड है ना, विजिटेड है, पास्ट इंडेफिनिट है, क्या बनेगा सर? केवल वॉज विजिटेड होगा या तो वर विजिटेड होगा। पहले में दिया है हैड, कैंसिल हो गया। ये जो हैड विजिटेड आता है ना, विजिटेड का, ये आपका नरेशन में आता है, वॉइस में नहीं। कॉन्सेप्ट समझिएगा, अभी नरेशन चलेंगे हम लोग। सो ये कैंसिल हो गया। वॉज विजिटेड हो सकता है, हैड विजिटेड गलत हो गया, हैड बीन विजिटेड गलत हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कितना टाइम लगा? मैंने कितने टाइम में किया? पूरा सेंटेंस पढ़ा ही नहीं। कितने टाइम में किया? मैक्सिमम 5 सेकंड। तो मैक्सिमम यार 2 सेकंड में हो जा रहा है। चलो नेक्स्ट पे आ जाइए। इट इज टाइम टू टेक टी। इट इज, अब ये कुछ नया है, ये कुछ नया, थोड़ा सा कुछ नया करते, चटपटा डालना चाहिए ना, मीठा मीठा खाएंगे तो थोड़ा सा तीखापन आ जाएगा। सो इट इज टाइम टू टेक टी, ये हमारे सामने सेंटेंस है। रूल ये कहता है कि जब कभी भी आपके लिए सेंटेंस का शुरुआत इट इज टाइम से हो, लिखते चलिएगा मेरे साथ, जब भी सेंटेंस का शुरुआत इट इज टाइम से हो और फिर ये बताया जाए कि ये टाइम है तो किस चीज के लिए है? तो लेने के लिए है, और लेना क्या चीज है? वो ऑब्जेक्ट यहां पर दिया हो। तो जब भी ऐसा कंस्ट्रक्शन आए, जब भी ऐसा कंस्ट्रक्शन आए, तो आप यहां पर इस ऑब्जेक्ट को इट इज टाइम के बाद फॉर लगा के लिखिए, और जो आपका यहां पर करने का काम दिया हुआ है टू प्लस मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म, उसको कर दीजिए टू बी प्लस मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म। यानी कि ये 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लास्ट में चला जाएगा और टी इसके पहले आ जाएगा और अपने साथ फॉर ले लेगा। तो सेंटेंस बनेगा इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। करेक्ट आंसर आपका यही है, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये नया रूल था, इस वजह से मैंने ध्यान से कराया, लेकिन टाइम तो इसमें भी 2 ही सेकंड लगेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि इट इज टाइम टू टेक टी, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। उठा के इधर से उधर पलट दिया, करेक्ट आंसर निकल के सामने आ गया। मेरी बात समझ में आ रही तो मेरे साथ बोलते चलिए हाँ सर समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, और शेयर आपके चलते रहनी चाहिए। सो यहां पर ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे आइए। द मेंबर्स शुड अडेयर टू ऑल द डिसीजंस। बस आपको वर्ब पर फोकस करना है। शुड अडेयर दिया हुआ है, अडेयर का मतलब होता है फॉलो करना, उसका पालन करना। बस इतने पे फोकस करो। मेंबर कौन है, डिसीजंस कौन है, देखना ही नहीं एग्जाम में, टाइम वेस्ट होता है फालतू का। अब आपने शुड अडेयर देखा है ना, तो ये शुड बी अडेयर्ड होना चाहिए। बस
शुड बी होना चाहिए ऑप्शन में, इसमें आंसर में नहीं है, ऑप्शन में कैंसिल हो गया। शुड बी अदेड हो सकता है, शुड बी अदेड हो सकता है, शुड है अदेर है, बी गायब नहीं हो सकता, यानी या तो बी आएगा या तो ऑप्शन नंबर सी, केवल दो में से ही कोई आएगा। अब कौन सा आएगा? अब आ जाओ यहां पे, अदेड टू ऑल द डिसीजंस, ये हमारे सामने। अब देखिए शुड बी अदेड, शुड बी अदेड, और यहां पर ऑल द डिसीजंस, ऑल द डिसीजंस, सो ऑल द डिसीजंस शुड बी अदेड टू बाय द मेंबर्स, टू बाय द मेंबर्स, ये दोनों सेम है क्या? यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है क्या? सेंटेंस सेम हो गया क्या? देखिए एक बार फिर से चेक कर लीजिए, यहां पर दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस है? ऑल द डिसीजंस शुड बी अदेड टू। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक रूल यहां से सीखते जाइए आप लोग, वो ये है बच्चों कि जब कभी भी आपको किसी सेंटेंस में किसी वर्ब के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन उसको फॉलो करता है, तो जब भी आप उसका वॉइस चेंज करोगे तो उसको उसके साथ ही रहने दोगे, आप उसको हटाओगे नहीं। तो इसके एक ऑप्शन में मुझे यहां पे टू नहीं लगाना था, जो आपको फंसा सकता था। हालांकि यहां पे अब आपके जब ऑप्शन दोनों सेम ही हैं तो चाहे जो टिक कर दो, हालांकि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, मुझे यहां से इस वाले ऑप्शन से टू हटाना था, जो जल्दी जल्दी टाइपिंग में हो गया होगा, राइट। सो प्यारे बच्चों यहां पे है शुड बी अदेड बाय, अब टू लगेगा ही लगेगा यहां पे, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यहां पर तो दोनों हो गए। डन एवरीवन। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, 8th क्वेश्चन, हिज सबऑर्डिनेट्स एक्यूज्ड हिम। अब केवल एक्यूज्ड पे देखो, हिम विम पे जाओ ही नहीं। अब प्यारे बच्चों एक्यूज्ड पास्ट इंडेफिनिट है, आपका क्या आना चाहिए सर? वाज एक्यूज्ड, राइट। सो ये आपका होना चाहिए। आप ऑप्शन में देखो, नहीं है इसमें, कैंसिल। वाज एक्यूज्ड हो सकता है, इसमें है, नहीं है, कैंसिल। इसमें है, हो सकता है। सो अब आपके ऑप्शन केवल या तो ये आएगा या तो ये आएगा, केवल दो आंसर करेक्ट है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दे एक्यूज्ड हिम, तो हिम ही तो यहां पे पलट की इसकी जगह और ये इसकी जगह जाएगा, तो हिम इधर आया तो क्या बन गया? ही। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना सिंपल है, कितना सिंपल। आप मुझे बताओ, मजा आ रहा है? वो कैब की क्लास हुई है रितेश दोस्त मेरे, वो कैब की क्लास हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। इसको पहले सीख लो, वो कैब है वो देख लेना, अभी इसको सीख लो सारे के सारे लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एरर डिटेक्शन में भी तो काम आएगा। इंटरचेंज, आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी चीज की, अगर आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो तो ये आपके 45 से 50 मार्क्स दिलाने वाला टॉपिक है, 40 45 से 50 नंबर। और अगर एसएससी का एग्जाम नहीं कर रहे हो तो आपके बैंक में एरर का कॉन्सेप्ट इससे बनेगा, 100% वॉइस से बनता है, ये आप भी जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, हैज समवन मेड। ध्यान दीजिएगा सर, मैंने क्या कहा? हैज मेड यहां पे दिया हुआ है, और सेंटेंस का शुरुआत हैज से है, तो सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है, तो हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है सर? ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ये ऑब्जेक्ट यहां पे प्लूरल है, तो यहां पर इधर साइड जब आएगा तो ये हैव हो जाएगा, यानी हैव और हैज प्लस थर्ड फॉर्म के हिसाब से हैज बीन थर्ड फॉर्म होना चाहिए इन पैसिव वॉइस, तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से हो जाएगा हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो आप सबका हैव देखो, इसमें हैव नहीं है, कैंसिल, इसमें हैव नहीं है, कैंसिल। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, हैव द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब आप एक चीज देखिए, यहां पे है ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स अरेंजमेंट्स जो भी है, सो यहां पे आपका ऑल होना चाहिए था, ऑल द अरेंजमेंट्स, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन मेड बाय समवन। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चुटकियों में करते हैं ऐसे क्वेश्चंस, आप सीखेंगे मेरे साथ चुटकियों में करना। क्लियर हो रहा है बच्चों? नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट पे देखिए, ये वी से शुरू है, वी विल नो। देखिए वी विल नो है ना, विल नो का पैसिव वॉइस क्या होगा? विल नो का पैसिव वॉइस जल्दी से टाइप कीजिए, पूनम, अमलेश, विकास, एचयू, अमलेश, सुमित, सभी लोग बच्चे जितने भी, अंकित, सारे बच्चे। क्या होता है विल नो का पैसिव वॉइस? विल नो का पैसिव बनेगा विल बी नोन, ये आपका पैसिव वॉइस है। केवल वर्ब का पैसिव पूछा मैंने, बाकी सेंटेंस से नहीं मतलब है। अब विल बी नोन चेक करो आप, इसमें है विल बी नोन है, दूसरे में है इसमें विल बी नोन है, इसमें है विल नो कैंसिल, इसमें विल हैव आया कैंसिल, या तो ये होगा या तो ये होगा। कितना सिंपल से पकड़ा हमने। अब एक रूल आपको और बताता हूं, एक रूल और बताता हूं, किसी भी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट में या कोई ऑब्जेक्ट में अगर कंस्ट्रक्शन है आपका नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का, ध्यान दीजिएगा सर, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में अगर कंस्ट्रक्शन है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का, तो वो अगर सब्जेक्ट का पार्ट है तो पूरा का पूरा पार्ट उठ के ऑब्जेक्ट में जाएगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट का पार्ट है तो पूरा का पूरा पार्ट उठ के सब्जेक्ट में आएगा।
यानी कि हम इसमें से ये नहीं कि केवल ये नाउन हटा दें, ये नाउन लगा दें या तो ये नाउन लगा दें, नहीं। आप इस सेंटेंस में देखिए, वी विल नो क्या द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, तो आपका ये पूरा पार्ट एक ही है, आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, ये पूरा पार्ट मिला के एक है बच्चों। जब एक है तो ये पूरा एक साथ जाएगा, तो आपका ए पार्ट है द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, ये सही जा रहा है, और इसमें है द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, इसने हटा दिया, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चुटकियों में पकड़िए मेरे साथ कैसे करते हैं इसको, क्लियर हुआ? अमलेश, अचीव, विकास, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया। डन। तो इस टाइप से आपका ये करेक्ट। नेक्स्ट पे आइए सर, दिस शर्ट कैन नॉट बी वॉर्न बाय मी एनी लॉन्गर, कैन नॉट बी वॉर्न, अब ये आपका दिया हुआ है, कैन नॉट बी वॉर्न, इसका मतलब ये सीधा सीधा बता रहा है कि ये पैसिव वॉइस है। अब ये पैसिव वॉइस है, तो जब ये एक्टिव वॉइस बनेगा तो ये बी हटेगा और ये वॉन का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, तो कैन नॉट वियर आएगा। समझ में आया कुछ? कैन नॉट वियर आएगा, कहां से आया? कुछ क्लियर हुआ? कैन नॉट वियर कहां से बोल दिया मैंने? कैन नॉट वियर आएगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। कैन नॉट वियर का पैसिव वॉइस क्या होता है? कैन नॉट बी वॉन, तो उसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाए? कैन नॉट वियर। सो आपका आंसर में कैन नॉट वियर होना चाहिए। कैन नॉट वियर है, हो सकता है, इसमें है कहीं कैन नॉट वियर, नहीं होगा, इसमें है कहीं कैन नॉट वियर, नहीं होगा, इसमें है कैन नॉट बी वॉन, नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा है? कितना टाइम लगा मुझे करने में बताइए? तो आपको कितना टाइम लगेगा, क्या लगता है? कर सकते हैं ना? नेक्स्ट पे आइए 12 नंबर, अ लायन डज नॉट ईट, ये दिया हुआ है डज नॉट ईट। अब डज नॉट ईट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या बनेगा? जब डज नॉट आता है तो डज नॉट आपका इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लेता है, राइट? तो डज नॉट ईट हो जाएगा इज ईटेन, और अगर आपका प्लूरल होता तो आर हो जाता, तो इज ईटेन हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे इज नॉट नेगेटिव है तो इज नॉट ईटेन हो जाएगा। इज नॉट ईटेन पूरे चांस है। इज नॉट बीइंग कैंसिल, इज ईटेन नॉट बाद में नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि इसके बाद ही नॉट है, तो यहां भी यहीं आना चाहिए था। इज बीइंग कैंसिल, करेक्ट आंसर कौन सा है? कितना टाइम लगेगा बताइए भैया जी? 1 सेकेंड आई थिंक इनफ है इसके लिए, है ना? चलो 13 पे आ जाओ। समवन सॉ हिम पिकिंग अप अ गन, समवन क्या दिया हुआ है? सॉ, सॉ का पैसिव वॉइस क्या बनता है? सॉ का पैसिव वॉइस होगा वाज सीन, बात खत्म। वाज सीन पैसिव वॉइस सॉ का, प्लूरल होता तो वर सीन हो जाता। तो आप अपने आंसर में केवल वाज सीन देखो, वाज सीन, वाज सीन, वाज सीन, वाज सीन। ओहो, इसमें तो सब में वाज सीन दिया है ना? सो सब में वाज सीन दिया हुआ है। अच्छा, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्यों है मैं आपको समझाता हूं। ये आपका पार्ट इधर साइड आ जाएगा, ये पार्ट आपका इधर साइड चला गया, तो क्या हो गया सर? ही वॉज सीन, वो देखा गया, क्या करते हुए देखा गया? करते हुए देखा गया पिकिंग अप अ गन, गन को पिक करते हुए। ही वॉज सीन, क्या किया गया? ही वॉज सीन पिकिंग अप अ गन, गन को पिक करते हुए बाय किसी ना किसी के द्वारा। इस वजह से यहां पे ऑप्शन नंबर बी है। बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ही वॉज सीन पिक नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे पिकिंग है तो पिकिंग ही होगा। पिकिंग अप अ गन ये पूरी क्लॉज है, एज इट इज यहां पे कॉपी माननी है, तो यहां से व्हेन से लगा दिए, गलत है। ही वॉज सीन बाय समवन पिक अ गन, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहां पे हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो नेक्स्ट पे 14, ही वॉज ऑब्लाइज्ड टू, बस ये देखो वॉज ऑब्लाइज्ड है, पैसिव वॉइस है। वॉज ऑब्लाइज्ड है, दैट मींस ये स्टेटमेंट ही वॉज ऑब्लाइज्ड, पैसिव वॉइस गया। एक्टिव वॉइस क्या बनेगा इसका? एक्टिव वॉइस। सो जल्दी से बताइए फटाफट, मैं आपको बताता हूं। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है, और ये स्टेटमेंट है आपका सीधा के सीधा पास्ट के इंडेफिनिट का। तो जब पास्ट के इंडेफिनिट का है तो इसको सेकंड फॉर्म मान लो और इस वॉज को हटा दो, बात खत्म। केवल ऑब्लाइज्ड होना चाहिए। सो आप देखो यहाँ पे मेड वेड कहां से आ गया? कैंसिल। रिजाइन वॉइन ऑब्लिगेशन कहां से बन गया? कैंसिल। ऑब्लाइज्ड है, सही हो सकता है। रेजिग्नेशन ऑब्लाइज्ड, कहां रेजिग्नेशन? रिजाइन को रेजिग्नेशन कैसे बना दिया? कैंसिल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा करने में मुझे? बस इतना ही टाइम बच्चों आपको लगेगा, बस करते चलो मेरे साथ आगे। 90 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे हम लोग। व्हाई डिड यू, देखो व्हाई डिड यू नॉट एग्री, डिड के साथ एग्री है, पास्ट इंडेफिनिट हुआ, एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का बनेगा ये वॉज के साथ एग्रीड, वॉज के साथ एग्रीड या वर के साथ एग्रीड, जो भी है। आप ऑप्शंस देख लीजिए, वॉज एग्रीड हो सकता है, नेगेटिव है तो नॉट भी होना चाहिए, सही है। वॉज एग्रीड नॉट भी है, सही है, ठीक है। वॉज एग्रीड इसमें भी है, वॉज एग्रीड इसमें भी। ओ हो, यानी कि मेन वर्ब से इसमें काम नहीं चला, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला ये है बच्चों कि ये जब कभी भी आपका, मैंने आपको एक बात क्या बोली है, मैंने आपको ये भी कहा है कि केवल देखो जब पहला फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब से काम ना चलेगा ना,
तो दूसरे फॉर्मूले पे सीधा जंप कर जाओ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलवा दो, बाकी सब अपनी जगह रखना। तो आप देखो सब्जेक्ट यहां पे 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, तो आप देखो यहां पे ऑब्जेक्ट तीसरे नंबर पे आना चाहिए। यहां पे 1 2 ये ऑब्जेक्ट माय प्रपोजल तीसरे नंबर पे, यहां आ जाओ 1 2 ये तीसरे नंबर पे, वाई माय प्रपोजल ये दूसरे नंबर पे आ गया, कैंसिल, वाई वॉज माय प्रपोजल ये तीसरे नंबर पे। तो इन तीन में से कोई एक होगा, सी वाला नहीं होगा, राइट। अब बाकी देखो, वाई वॉज माय प्रपोजल नॉट एग्रीड टू, वाई वॉज माय प्रपोजल नॉट एग्रीड टू किसके द्वारा, तो ये बंदा भी तो लगाओ, यू कहां गया, तो आपका यू भी होना चाहिए। तो यहां पर है आपका बाय यू, नॉट एग्रीड, अब एग्रीड के टू हटा दिया आपने, नॉट एग्रीड टू बाय यू, यानी करेक्ट आंसर आपके सामने दिस ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि मैं भी आपको सिखा चुका हूं कि कोई किसी का फॉलोअर है तो उसको हटाते नहीं, तो एग्रीड टू विल बी टुगेदर, बाकी चीज बाय यू लास्ट में आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है तो मुझे बताते चलिएगा। हाँ सर पूरा पूरा समझ रहे हैं हम अच्छे से, चलो बहुत बढ़िया। 16 पे आते हैं सर, द बॉय हैज रंग द बेल, हैज रंग है तो ये बनेगा हैज बीन रंग। टू वाइस का पैसिव तो यही बनेगा ना, हैज बीन रंग, दूसरा वाइस होगा। बस हैज बीन रंग देखो इसमें है, इसमें बीइंग आ गया, वॉज आ गया, हैज बीन बीइंग हो गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, मैक्सिमम 2 सेकंड 3 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अमलेश कह रहे हैं सर मेरा गलत हो गया। अमलेश मेरे दोस्त कहां मिस्टेक कर दी है ये बताओ, कहां मिस्टेक कर दी है। आप में से कोई भी बच्चा कहां मिस्टेक कर रहा है मुझे बताओ, इस चीज को मैं उस पर ध्यान दूंगा, क्योंकि मेरा काम है आपको 5 सेकंड के अंदर इनको कराना, तभी मैं इतने सारे क्वेश्चन लेकर आऊं। 90 क्वेश्चन का डिस्कशन आसान बात थोड़ी ना है दोस्त। सो क्लियर है, कोई भी डाउट, कहां पे डाउट मिस्टेक कर रहे हो उसको मेरे को लिख देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, ही लाइक्स पीपल, सो ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। पहला ऑप्शन है ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाय पीपल, हो सकता है क्योंकि टू कॉल का टू बी कॉल्ड होता है, टू बी कॉल्ड दिया हुआ है, टू बी कॉल नहीं होता तो ये नहीं होगा। हु कॉल हिम सर, ही लाइक्स पीपल हु कॉल हिम सर, हो भी सकता है। टू कॉल हिम सर इज लाइक्ड बाय पीपल नहीं, तो करेक्ट आंसर आपके लिए यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। क्यों, क्योंकि ही लाइक्स, ऐसा जब कभी भी कंस्ट्रक्शन आता है, ठीक है, कि ही लाइक्स समवन, ही लाइक्स समवन कि वो उसको इस टाइटल से पुकारे, तो वहां पे आपको जो आपका 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया ना उसी का थर्ड फॉर्म बना दी। तो ही लाइक्स क्या क्या टू बी कॉल्ड सर किसके द्वारा, बाय पीपल उठा के लास्ट में डालिए, स्टेटमेंट इज ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ये एक्टिव वाइज होता है और इसका पैसिव वाइज जो बनता है वो होता है टू बी प्लस थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की, राइट। सो ये चीज याद रखिएगा, बहुत जगह अभी काम आने वाला है, आगे हम डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट है 18 नंबर, वी एडेड अप द मनी एंड फाउंड दैट इट वाज करेक्ट। सो वी एडेड, ऐड का सेकंड फॉर्म है, राइट। सो सेकंड फॉर्म का यहां पर क्या हो जाएगा, आपको जब इसका पैसिव बनाओगे तो वॉज एडेड हो जाएगा, राइट। सो वॉज एडेड यहां पे है, वॉज फाउंड कहां से लगा दिए, जबरदस्ती, एडेड है, वॉज गायब है, और एडेड है, वॉज गायब है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1। कितना टाइम लगा है, हो रहा है ना, सेंटेंस पढ़ा ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देना, ऑप्शन ऐसे ही कर लो तुम, गारंटी के साथ कह रहा हूं। 45 जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो 45 मार्क्स है ना, इसके 40 मार्क्स तो आप 2-2 3-3 सेकंड में निपटाओगे एक एक क्वेश्चन को, ऐसे होगा ये, क्लियर है। नेक्स्ट पे आइए सर, अगला है द टेलीग्राफ वायर हैव बीन कट, ये दिया हुआ है ना, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है ये पैसिव वाइज हो गया, सेंटेंस पैसिव। अब इसको आपका एक्टिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, हैज कट या हैव कट। सो हैज कट हैव कट होना चाहिए, बीन नहीं होना चाहिए सेंटेंस में, तो इसमें बीन है, कैंसिल हो गया। इसमें बीन नहीं है, इसमें हैव कट है, हो जाएगा। इसमें हैज कट द व्हाटएवर जो भी है। अब देखो, अब आपका यहां पे है किसी ने तार को काटा, लेकिन किसने काटा नहीं पता, तो किसी ने तो काटा ही होगा ना, तो नो वन तो आ ही नहीं सकता, तो ये भी कैंसिल हो गया। गॉट इट। टेलीग्राफ थोड़ी काटता है तार को, ये भी कैंसिल हो गया। अब पहला तो बीन की वजह से कैंसिल था ही, तो करेक्ट आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, समवन हैज कट द टेलीग्राफ वायर, है ना। क्यों, क्योंकि टेलीग्राफ तो उठ के इधर से इधर जाएगा ना, अब इधर वाला बाय जो होता है वो तो यहाँ पे हिडन है, वो आपको सोचना पड़ेगा कि तार किसने काटी। तो जब मुकेश, सुरेश, आदित्य ऐसा कोई नाम ना दिया हो, या बिजली का डिपार्टमेंट है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ नाम ना हो, तो समवन लगा देते हैं वहां पे, राइट। जैसे आप कहते हो कि किसी ने उसका पर्स चुरा लिया, तो हिज पर्स हैज बीन स्टोलन, उसका पर्स चोरी हो गया। अब उसका पर्स चोरी हुआ तो किसी ना किसी ने तो चुराया, तो आप क्या बोलोगे, समवन हैज स्टोलन हिज पर्स, ये स्टेटमेंट बनेगा। डन, आई होप समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आइए, वेल शी टेल अस द ट्रुथ, तो वेल शी टेल ये है, और विल टेल दिया हुआ है, तो विल टेल का क्या बनेगा, पैसिव वॉइस।
विल टेल का पैसिव वॉइस क्या बनेगा? विल टेल का बनेगा विल बी टोल्ड, विल बी ये। अब आपको आपके आंसर में विल बी टोल्ड चाहिए, इज कहां से आया? कैंसिल। विल बी टोल्ड हो सकता है, लेकिन कंडीशन वही है कि जब विल से शुरू है तो विल से ही शुरू होगा, तो ये भी कैंसिल। विल बी टोल्ड है और विल बी टोल्ड है, तो आपका इन दो में से कोई एक आंसर करेक्ट है। ठीक, अब देखो विल द ट्रुथ बी टोल्ड, विल द ट्रुथ बी टोल्ड किसको? टू अस। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, टोल्ड जो वर्ड है इसके साथ कभी भी टू का यूज कभी भी नहीं होता, टोल्ड टू होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि सर सेड टू का टोल्ड होता है, तो सेड टू का टोल्ड होता है, टोल्ड टू तो होता ही नहीं है। इसका मतलब यहां से ये गलत हो गया और करेक्ट आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। कितना चुटकियों वाला सवाल है जिसको आसानी से कर सकते। कहां की बात कर रहे हैं? शांति क्या नाम है यहाँ पे? शांति सिंह बेटा कौन से क्वेश्चन की बात करो? लिख दिया करो, क्योंकि आपके रिप्लाई आने में टाइम लगता है ना, तो इसलिए आप क्वेश्चन नंबर लिख के बताया करो कि इस वाले क्वेश्चन में, तो हम देख सकेंगे। अगर सेम वही रहेगा स्लाइड पे तो हम जरूर तुरंत आंसर करेंगे, अदरवाइज बाद में आपके कमेंट पे हम रिप्लाई कर देंगे, जो आप बाद में कमेंट करोगे हमें इस वीडियो के खत्म होने के बाद। ठीक है, सर्कमस्टेंसेस विल ऑब्लाइज, देखिए यहाँ पे विल ऑब्लाइज है ना, वेल ऑब्लाइज, तो ये हो जाएगा विल बी ऑब्लाइज्ड। यहाँ पे बी लगा दो और यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा दो, दैट्स इट। सो आपका यहाँ पे वेल ऑब्लाइज पहला कैंसिल, शैल बी ऑब्लाइज्ड। अच्छा, अगला रूल समझाता हूं प्यारे बच्चों। हमेशा एक चीज आपको पता है, नहीं पता तो जान लीजिए, आपके वेल और शैल के यूजेस के बारे में। ये जो शैल का यूज होता है ना, ये केवल दो सब्जेक्ट के साथ होता है, आई और वी। और विल का जो यूज होता है, इन दो को छोड़ दो, बाकी जितने बच गए, ऑल एक्सेप्ट दीज टू, उन सब के साथ आपको विल लगाना होता है। तो कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है, तो जब आप इसको दूसरे वॉइस में चेंज करोगे तो ये मी उठ के इधर साइड जब आएगा तो सब्जेक्टिव बनेगा, यानी आई बन जाएगा। तो पहला जो था यहां पे सर्कमस्टेंसेस, वो आई भी तो था नहीं, इसलिए इसके हिसाब से यहां पे विल लगा है। लेकिन अब जब मी इधर आ जाएगा तो मी का आई हो जाएगा, और आई के साथ क्या था, तो फिर आपको शैल लगाना पड़ेगा। तो आपका जो इसका विल ऑब्लाइज का पैसिव वॉइस बनेगा, वो बनेगा शैल बी ऑब्लाइज्ड। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि इधर साइड मी बैठा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे विल है कैंसिल, शैल बी ऑब्लाइज्ड हो सकता है, यहाँ पे शुड वुड कहां से आ गया एंड वुड कहां से आ गया, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, चुटकियों में कर लिया हमने, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे? हेल्थ बकेट क्लास लगभग पौना घंटा हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिफल्स। यहाँ पे वेस्ट, वी वेस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये वेस्ट क्या है जी? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की फर्स्ट फॉर्म है। सो आपका यहाँ पे वेस्ट का क्या बनेगा? वेस्ट का पैसिव वॉइस बताओ जल्दी से। सो वेस्ट का पैसिव वॉइस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इज के साथ आपको वेस्टेड करना पड़ेगा, राइट? सो आप देख लो यहाँ पे, ये वॉज कहां से आया? वेस्ट के साथ नहीं आता। विल कहां से आया? नहीं आता। ये है तो मच टाइम इज वेस्टेड ऑन ट्रिफल्स, तो किसी ना किसी तो किया ना, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जिसने किया वो तो मेंशन करो। ट्रिफल्स मींस होता है फालतू कामों में, तो ज्यादातर कामों में, फालतू कामों में वेस्ट हुआ। गॉट इट? नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, 23rd, मोहन गेव द बिगर एंड ओल्ड शर्ट। फिर से वही पकड़ना है आप। अच्छा, इसका एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूं। कभी कभी क्या होता है बच्चों, जैसा देखो, पहले तो मैं आपको वही शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूं। गेव दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा सर? वॉज गिवन यहां पे होना चाहिए, बस इससे ज्यादा देखना ही नहीं है। वॉज गिवन है, वॉज गिवन है, वॉज गेव है, वॉज गेव है, कैंसिल, बस दो ऑप्शन में से कोई एक होगा। वॉज गिवन टू मोहन टू द बेगर बाय मोहन। अच्छा, किसने दिया, किसको दिया, ये तो समझ लो। मोहन गेव, मोहन ने दिया, तो बाय मोहन होना चाहिए था, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। एक तो ये तरीका है, कर लिया हमने, ठीक, एक ये तरीके से कर लिया। दूसरी एक चीज बताता हूं, देखो आंसर आ गया ना, समझ में आया ना मैंने कैसे किया? फास्ट से। किसने दिया? मोहन ने दिया ना, बेगर ने थोड़ी दिया। बाय द बेगर नहीं है, टू बेगर है। मोहन ने दिया, मोहन को भिखारी बना दिया, भिखारी को मोहन बना दिया, ऐसे थोड़ी होता है। सो बच्चों यहां पे आप इस सेंटेंस के दो पैसिव बनते हैं। क्यों? आप जानते हो, मैंने अभी आपको कहा कि जो ऑब्जेक्ट है वो उठ के इधर साइड आ जाता है, और इधर साइड का जो सब्जेक्ट है वो उठ के इधर साइड चला जाता है, राइट? अगर किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट ही दो हो तो आप दोनों ऑब्जेक्ट से एक एक करके पैसिव वॉइस बना सकते हो। आप यहां पे देखो, ये जो बेगर है ये ऑब्जेक्ट है, और एंड ओल्ड शर्ट ये भी एक ऑब्जेक्ट है। एक शब्द होता है ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब बच्चों इसका दूसरा पैसिव भी मैं आपको सिखा देता हूं, दोनों ध्यान से देख लीजिए आप।
पहला पैसिव आपको क्या बना, ऑप्शन नंबर बी, एन ओल्ड शर्ट, यानी आपने इस वाले को उठा के पैसिव वॉइस बनाया। दूसरा वाला एक बार, अच्छा एक और कंडीशन है, जब आप इस ऑब्जेक्ट को उठाओगे, जैसे ये वन ऑब्जेक्ट है, ये टू ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब आप इस ऑब्जेक्ट को उठाओगे तो ये ऑब्जेक्ट इधर ही रहेगा, जब आप इस ऑब्जेक्ट को उठाओगे तो वो वाला ऑब्जेक्ट इधर रहेगा। दोनों ऑब्जेक्ट उठ के सब्जेक्ट नहीं बनते कभी भी, ये पॉइंट याद रखिएगा, कभी भी दोनों उठा के मत बनाइएगा, गलत हो जाएगा। सो यहां पे हमारा ये वाला अभी उठा के आपने बनाया, अब इसको इधर ही रहने देते हैं, ये वाले से मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द बेगर। अब द बेगर ये सब्जेक्ट है, अब आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चाहिए, तो आपका गेव के हिसाब से ही, जैसे आप यहां पे भी लगाए हो ना वॉज गिवन, तो द बेगर वॉज गिवन यहां भी आएगा। द बेगर वॉज गिवन, बेगर को दिया गया, क्या दिया गया, एन ओल्ड शर्ट। द बेगर वॉज गिवन एन ओल्ड शर्ट, तो किसके द्वारा दिया गया, बाय मोहन। तो प्यारे बच्चों ये दो तरीका है, चाहे एन ओल्ड शर्ट वॉज गिवन टू द बेगर। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, जब आप निर्जीव वाली चीज को उठा के ऑब्जेक्ट को इधर लाओगे और सजीव वाले को, जो लिविंग वाला है, उसको उधर ही रहने दोगे, तो याद रखना उसके पहले आपको प्रेपोजिशन टू लगाना ही लगाना है, क्योंकि गिवन टू समवन होता है पैसिव वॉइस में, गिवन टू समवन, तो गिवन टू जरूर लगाना। हालांकि यहां पे देखो टू नहीं है बेगर के पहले, लेकिन आपको टू लगाना है ही लगाना है। अब यहां पे क्या है, बेगर तो पहले ही आ गया, तो टू द बेगर तो बोलोगे नहीं यहां पे ना। तो ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको मेरा ये फॉर्मूला, मेरे बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया तो बच्चों लाइक करके शेयर कर दो। अगर पसंद आया मेरा ये एक्सप्लेनेशन तो फटाफट लाइक कीजिए, और हर एक बच्चा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, कम से कम 10 जगह चढ़ा मार दिया करो यार। टाइम एक ग्रुप में बार बार डालो, कुछ लोग पहले नहीं देखते, फिर वो स्क्रॉल होकर ऊपर चला जाता है, फिर डाल दो उसको, कुछ देर बाद फिर देख लेंगे कुछ ना कुछ। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, दे हैव मेड हिम अ किंग। हैव मेड है ना, हैव मेड है, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, हैव बीन मेड। खत्म। आप अपने ऑप्शंस में हैव बीन या हैज बीन मेड देखना है, तो हैज बीन मेड हो सकता है। वॉज कहां से आया, कैंसिल। हैव बीन मेड, दे के लिए, दे कहां से, ये तो उधर चला जाएगा ना, तो दे तो रहेगा ही नहीं, तो कैंसिल। और यहां पे हैज बीन मेड ये भी हो सकता है। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो ए होगा या तो डी होगा। तो पहले फॉर्मूले से हमने ये देखा, दूसरा फॉर्मूला, दे हैव मेड हिम अ किंग, तो किसको बनाया, हिम को, तो आपका ऑब्जेक्ट तो यहां पे हिम है ना, तो हिम इधर आएगा तो ही होगा, तो आपका आ किंग वाला नहीं, ही वाला यहां पे करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गॉट इट बच्चों। नेक्स्ट पे आते फटाफट, हु टॉट यू इंग्लिश। देखो हु अपनी जगह, टॉट का केवल पैसिव वॉइस बनाओ, टॉट का, तो टॉट का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, जल्दी बताओ, टॉट का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, वॉज टॉट, राइट। सो वॉज टॉट इसका पैसिव, सारे ऑप्शन में वॉज टॉट सर्च करो, वॉज टॉट है। यहां पे यू तो सब्जेक्ट है, इधर आएगा, इंग्लिश ऑब्जेक्ट इधर आएगा, तो ये तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर यू, यू गलत हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। वॉज इंग्लिश ठीक है, वॉज टॉट है, यहां पे आर कहां से आ गया, वॉज टॉट चाहिए, तो कैंसिल। तो आपके लिए दो ऑप्शन है, या तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा या तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चुटकियों में सॉल्व हो रहा है ना। अब इसमें देखो, जब हु से सेंटेंस शुरू होता है तो इसका दो प्रकार से पैसिव वॉइस बनता है। पहले पहला वाला आंसर फाइंड कर देता हूं, फिर दूसरा वाला भी सिखा दूंगा। पहला वाला यहां पे है, देखो हु है तो बाय होम लगा दो, यहां भी बाय होम लगा, यहां भी बाय होम लगा। दूसरा इसके बाद क्या लगता है सर, हेल्पिंग वर्ब, देखो वर्ब लगी है ना, तो वर्ब चाहिए इसके बाद। बाय होम के बाद क्या है सर, वर्ब लगी है ना, तो वर्ब चाहिए, और वर्ब में पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो और यहां पे क्या लगा सर, इंग्लिश ऑब्जेक्ट बैठा दिया आपने, कहां सो सकता है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना पहले, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर, तो यहां पे सी वाला सही हो गया। ये पहला तरीका है। दूसरा मैं आपको बताता हूं बच्चों, जब भी सेंटेंस आपका हु से शुरू हो एक्टिव वॉइस में, तो उसका पैसिव एक तरीके से और बनाते हैं। ये जो आपने बनाया है ना, ये आपने जो बनाया है, ये इसमें, ये जो आपने सेंटेंस बनाया है, इसमें ये वाला जो पार्ट है, पहले इस इतने वाले पार्ट को छोड़ के पहले पूरा लिख लो। तो यहां पर लिख दिया हमने, वॉज इंग्लिश टॉट टू यू, ये लिख दिया हमने। अब ये जो बाय हुम है, इस बाय हुम का केवल हु यहां लिखो, और ये बाय उठा के अंतिम में डाल दो, ये बनेगा अगला क्वेश्चन। ये अगला है यार, ये दो तरीके का वॉइस बनता है हु वाले सेंटेंस का, केवल याद रखना, ये हु वाले सेंटेंस का हु से भी शुरू हो सकता है, हु वाले सेंटेंस का हु से भी शुरू हो सकता है। बस याद रखना, जब हु वाले का पैसिव हु से बनाओगे तो इसका बाय अंतिम में लगाओगे। ये नहीं कि अगर आपको कहीं भी दिख जाता है बाय हु, तो ये कभी नहीं आता, जीरो मिलेगा काट के, बाय हु नहीं होता, बाय हुम होता है हमेशा।
सो बच्चों इस चीज को याद रखेंगे, यानी यहां से जब बाय लगाओगे शुरुआत में तो बाद वाला हुम होना चाहिए, और जब बाय लगाओगे अंतिम में तो पहला वाला आपका हु होना चाहिए। इस पॉइंट को लॉक करके रख लीजिएगा, बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट है, ट्रस्ट मी, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको आना चाहिए। डन, शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट पे आएंगे सर, मिस्टर सेन आस्क्ड, ये है आस्क्ड का पैसिव वॉइस क्या होगा, सिंपल है, वॉज आस्क्ड होना चाहिए, दैट्स ऑल। वॉज आस्क्ड इसमें है, वॉज आस्क्ड इसमें, वॉज आस्क्ड इसमें है, वॉज बीइंग लगा हुआ है, गलत हो गया। अब आपके पास केवल 3 ऑप्शन है। दूसरा तरीका क्या है, पहला हमने यहां से वर्ब वाले फॉर्मूले से कर लिया, दूसरा फॉर्मूला है हमारा वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस मारो, इसको इधर करो, मिस्टर सेन को उधर करो, तो ही वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन मिस्टर सेन बाय मिस्टर सेन, ही वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन टू मिस्टर सेन, ओहो, ही वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय मिस्टर सेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चुटकियों में पकड़ लिया आपने। अगला है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्पीक का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इज स्पोकन, और बोलता कौन है, पीपल। मुझे बताओ, पीपल मतलब हो गया इंसान, इंसान के अलावा दूसरी कौन सी प्रजाति है पूरे वर्ल्ड में जो इंग्लिश बोलती, कुत्ता बिल्ली बोलते हैं क्या, वो केवल जंगल बुक जो मूवी आई है ना, केवल मूवीज में बोलते कुत्ता बिल्ली, रियल में ना बोलते भैया जी इंग्लिश, है ना, उसमें बोलते हाय टाइगर, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू बेयर, आई एम आल्सो फाइन, वो केवल मूवीज में होता है, बट इन रियल लाइफ नो अदर स्पीसीज इन दिस वर्ल्ड स्पीक इंग्लिश। तोता को रटवाते हो तो जाके चच्चा मम्मा फुफ्फा बोलता है, बट एक्चुअल में अदर एनिमल एक्सेप्ट दिस स्पीसीज पीपल, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं बोल सकता है। तो मेरे भैया हमेशा याद रखना, आपका यहां पर ये पीपल जो है ना, उधर जाके बाय पीपल नहीं बनेगा, मेरी बात नहीं समझे। जब अंडरस्टूड हो सब्जेक्ट, व्हेन सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, कौन उस काम को कर सकता है, जैसे इंग्लिश अध्यापक इंग्लिश पढ़ाते हैं, टीचर टीचर्स इंग्लिश हियर। अब टीचर टीचर्स इंग्लिश हियर, तो टीच करने का काम तो टीचर का है ना। अगर आप टीचर का नाम लिख देते हो कि संदीप सर टीचर्स इंग्लिश वेरी गुड, तो संदीप सर ये नाम हो गया। अब ये पूरे टीचर को नहीं बता सकते, क्योंकि मैं ब्रह्मा नहीं हूं कि सारे टीचर संदीप सर के अंदर आ जाएंगे, समा जाएंगे, नहीं। बट टीचर वर्ड इंक्लूड्स ऑल द टीचर इन इटसेल्फ, वो अपने में सारे के सारे रखता है, तो फिर उसको बाय लगा के टीचर लगाने की जरूरत। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे बाय पीपल नहीं आएगा, इसमें लगा है, इसमें लगा, ये दोनों कैंसिल, और वॉज भी दिया इस वजह से और कैंसिल। हमें क्या चाहिए, इज स्पोकन, इज स्पोकन ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। कितना टाइम लगेगा करने में भैया जी, कितना टाइम लगेगा, मुझे जवाब दीजिए, कितना टाइम लगेगा करने में, मजा आ रहा है। हम पैसिव से एक्टिव सब आ रहा है मेरे दोस्त, एआरपी सर, सारी चीजें मैं बता रहा हूं, मिक्स करके मैं क्वेश्चन लेकर आऊं। 40 क्वेश्चन इसके हैं, 50 नरेशन के भी। नरेशन शुरू करूंगा तो और पागल, एकदम दिमाग हिल जाएगा। आज तुम देखते रहना, बस जो वॉचिंग लोगों की संख्या है ना, ये 100 पहुंचा दो यार, शेयर करके 100 पहुंचा दो, ट्रस्ट मी बहुत दिल से खुशी होगी, क्योंकि 100 बहुत बड़ा फिगर नहीं है, बहुत छोटा फिगर है, आप पहुंचा सकते हो, बस शेयर कर दो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, गला सूख गया था, पानी पिया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं बजा। द टीचर पनिश्ड द बॉयज, सो यहां पे पनिश्ड द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, तो द टीचर ने पनिश किया उन लड़कों को जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था, तो हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, उनको टीचर ने पनिश किया। सो आपको क्या करना है, ये जो पनिश्ड है इसका पैसिव वॉइस बनाना है। द टीचर पनिश्ड है, तो पनिश्ड का पैसिव क्या बनेगा, वॉज पनिश्ड, है ना। सो वॉज पनिश्ड, पनिश्ड का पैसिव वॉइस बनेगा, तो ये बॉयज के लिए हो जाएगा। सो आपका वॉज पनिश्ड यहां पे सही जवाब होना चाहिए। ये पनिश्ड के पहले हैड भी नहीं हो सकता, पनिश्ड के पहले वर भी आएगा, क्योंकि वॉज वर दोनों होता है, तो ये हो सकता है। तीसरा है पनिश्ड, पनिश्ड कहाँ है, पनिश्ड के पहले वर पनिश्ड हो सकता है, फिर यहाँ पे पनिश्ड के पहले बीइंग नहीं हो सकता। तो आपके पास केवल 2 ऑप्शन है, या तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, या तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कितना टाइम लगाया मैंने इसको करने में, अब इन 2 में से कौन सा सही है, देखो, द बॉयज वर पनिश्ड बाय देयर टीचर्स हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। मैं अगला फॉर्मूला सिखाता हूं। जब आप प्रोनाउन पढ़ोगे ना भैया जी, तो प्रोनाउन में एक टॉपिक है, वो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की खास बात है, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे ये आपके WH वर्ड्स है ना, हु, हुम, व्हाट, दैट, ये सब आपके रिलेटिव्स की लिस्ट में आते हैं। तो इनकी एक खास बात ये है कि इनको आप ठीक उसी के बाद रखोगे जिनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम इंग्लिश की भाषा में बुक की लैंग्वेज बोलते हैं एंटीसीडेंट, राइट।
सो एंटीसीडेंट के हिसाब से इसको हम यूज करते हैं, यानी कि इनको आप उसी के बाद रखोगे जिसके लिए इस्तेमाल होता है। हु का आपने बाद में रखा है टीचर के बाद में, समझिएगा। यहां पे बी ऑप्शन में हु आपने टीचर के बाद रखा है, यानी देयर टीचर हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। तो क्या होमवर्क टीचर को करना था? होमवर्क किसको करना था? होमवर्क किसको करना था? होमवर्क करना था बच्चे को, बॉयज को, और लगाए पड़े हो आप टीचर के बगल में, तो गलत हो गया ना भैया जी ये। तो सही जो करना है इसको, उसमें ये हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, ये इस बॉयज के बाद आएगा। जब बॉयज के बाद आएगा तो सेंटेंस बनेगा द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर पनिश्ड बाय द टीचर, दिस विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। पॉइंट याद रखिएगा जितनी भी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऋतिक कह रहे हैं कि सर मेरे 160 प्लस इंग्लिश में आ रहे। वाओ ऋतिक, दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली इंप्रेसिव। ऋतिक इसको 160 को ना 190 प्लस लेकर जाना है, बिकॉज 190 प्लस इज पॉसिबल आउट ऑफ 200। 190 से ज्यादा मुझे चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी जब बच्चा कहेगा सर 190 आया है मेरा एग्जाम में, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ट्रस्ट मी, फिर तो मिठाई भी नहीं चाहिए उसको, तो उल्टा मैं मिठाई खिलाऊंगा, ठीक है, पार्टी भी दूंगा बढ़िया ले जाके 5 स्टार होटल में। सो दिस इज द आंसर गाइज, हियर यू हैव आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड, ये आपका एक्टिव वाइज का वर्ब है। सो हैज ग्रांटेड का पैसिव वाइज क्या बनेगा? हैज बीन ग्रांटेड। आप अपने ऑप्शंस पे देखिए, हैज ग्रांटेड है, कैंसिल, हैज बीन ग्रांटेड है, हो सकता है हैज ग्रांटेड, कैंसिल, वाज ग्रांटेड, कैंसिल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा था? ये है ना, हैज बीन। हाँ, तो ये क्योंकि इसमें तो काट चुका हूं। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। चुटकियों में किया हमने इसको, और आप भी यही करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट मेरे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पे आइए, 30th नंबर कह रहा है somebody told me that there had been an explosion in the town hall. Somebody told me that there had been an explosion in the town hall. कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा टाउन हॉल में एक्सप्लोजन है। अब देखिए यहां पे क्या है, इसका somebody told me मतलब मुझसे कहा, तो मुझसे कहा, तो यहां पर told का जो पैसिव वॉइस बनेगा वो होगा was told। क्यों? क्योंकि मी उठ के इधर आएगा ना, तो आई वॉज टोल्ड होना चाहिए। तो आई वॉज टोल्ड, आई वॉज इन्फॉर्म्ड, आई वॉज टोल्ड, आई वॉज टोल्ड, ये आपके 3 ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्म्ड अपने आप नहीं बनाओगे आप, अपने से थोड़ी ना वो लगाएंगे भैया जी। तो यहां पे ये हो गया। अब देखो, आई वॉज टोल्ड बाय समबडी अबाउट द एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल, आपका करेक्ट आंसर, ओहो, यहां पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्यों? क्योंकि आई वॉज टोल्ड बाय समबडी दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन, देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल। जब यहां पर ये सेंटेंस है, तो आप यहां पे अबाउट द एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल क्यों गेम खेल रहे हो? तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर दिया है अबाउट द एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल, ये भी वही हो गया, गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ठीक कर लीजिएगा। डन। नेक्स्ट पे आएंगे भैया जी, 31, समवन हैज लिट द फायर, किसी ने आग जला दी। हैज लिट है ना, बस ये हैज बीन लिट हो जाएगा, बात खत्म। तो यहाँ पे वॉज है, कैंसिल, यहाँ पे आर है, कैंसिल, हैज बीन है, यहाँ पे हैड है, कैंसिल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मुझे 1.5 सेकंड लगा करने में, आपको मैक्सिमम 2 सेकंड लगेगा। 5 में भी हमने बचा लिया। बनियागिरी थोड़ा थोड़ा सीखते हैं अपन लोग, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आ रही मेरी बात? मैंने कैसे किया फास्ट। यहाँ पे हैज लिट है, दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए, वॉइस कौन सा है, बस इसका दूसरा वाले की वर्ब याद कर लो। हैज बीन लिट, सारे चेक कर लिया, हैज बीन लिट एक में ही है। कितना आसान था ना, आसान था ना बच्चों, बताते चलिएगा। मजा आ रहा है तो आपके लाइक्स और आपके शेयर्स बढ़ते जाने चाहिए। लाइक तो एक ही बार करना, शेयर बढ़ाते जाना, ठीक है। सेम ग्रुप पे बार बार डाल दो, आदमी आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते बच्चों, यू सरप्राइज्ड मी, सॉरी यू सरप्राइज है, सरप्राइज इंडेफिनिट है। अगर ये सरप्राइज्ड होता तो पास्ट का इंडेफिनिट हो जाता। तो ये सरप्राइज है, यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। क्या होना चाहिए? इज, एम, आर, कुछ भी इसके साथ। सॉरी। तो यहां पे बच्चों, यहां पे क्या है, इसके साथ सरप्राइज्ड होना चाहिए, यानी इसके पहले हेल्पिंग ऑफ लगना है बस। सो एम टू बी सरप्राइज्ड गलत है। यू सरप्राइज्ड मी, यू आर सरप्राइज, मैं सरप्राइज हुआ भाई, तुम थोड़ी हुए। एम सरप्राइज्ड, इसके साथ मैंने क्या बोला, इज, एम, आर के साथ सरप्राइज्ड आना चाहिए। यही है, मी इज सरप्राइज कुछ होता ही नहीं है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। मैंने 2 सेकंड लगाया, आप 1 सेकंड और लगा सकते हो मैक्सिमम, बस, ठीक है। 33 में द बॉयज किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक, किल्ड का क्या हो जाएगा? वॉज किल्ड। बस आपके ऑप्शन में वॉज किल्ड चाहिए, बस चुटकियों में सर्च करो ना। ये इसमें दिया है, इसमें दिया है, इसमें कहा है, इसमें दिया है, इसमें इज किल्ड है, तो ये गलत है। बाकी 3 में से एक ऑप्शन सही है।
तो पहला तो हमने वर्ब के हिसाब से एक एलिमिनेट किया। अब आ जाओ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट खेलते हैं। तो द स्नेक विद अ स्टिक, द बॉयज किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक। किसको मारा? स्नेक को। स्नेक से शुरुआत होगी, आपने स्टिक से शुरुआत करी है, आप भी गलत हो गए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, अ स्नेक विद अ स्टिक वाज किल्ड बाय द बॉयज, अ स्नेक वाज किल्ड बाय द बॉयज विद अ, क्योंकि ये विद अ स्टिक को यहां पे लगाने का कोई तुक नहीं बनता है। यहां ये लास्ट मतलब शुरुआत में लगाने का, लास्ट में क्यों? क्योंकि विद अ स्टिक अंतिम में है ना, तो अंतिम में लगाओ ना बाबूजी। जब अंतिम में है तो अंतिम में लगाओ, शुरुआत में कहां से लगा दिया आपने? जो यहां पे दे दिया आपने विद अ स्टिक स्टार्टिंग, रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट पे लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दो। क्या होना चाहिए? इंपरेटिव सेंटेंस, लेट अस डू दिस, लेट मी डू दिस। सो पहले तो आपका डू दिया हुआ है, क्लियर होना चाहिए। इस मेन वर्ब का पैसिव डन होना चाहिए, डन। लेट मी डू दिस, डन आपके पास ऑप्शन में होना चाहिए, इसमें नहीं है इसलिए गलत हो गया, इसमें नहीं है इसलिए ये गलत हो गया। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, इन्हीं दो में से एक होगा। दिस बी डन, दिस बी डन क्या होता है? ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? अब आप पूछोगे सर ऐसा सेंटेंस क्यों नहीं होता? हमेशा एक चीज याद रखना, ये जो दिस वर्ड है ना, ये दो तरीके से यूज होता है। या तो ये एक प्रोनाउन बनता है, या तो ये एक एडजेक्टिव बनता है, ठीक। अगर आप इसको प्रोनाउन बनाओगे तो इसके ठीक बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर में, और अगर आप इसको एडजेक्टिव बनाओगे तो इसके ठीक बाद कोई नाउन आना चाहिए, ठीक। इस दिस के बाद तो बी लगा हुआ है भाई, मेन वर्ब लगी है, हैं? या तो हेल्पिंग वर्ब मान लो। तो इन दो में से कोई भी कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा, इसका मतलब सेंटेंस ये वाला ग्रामेटिकल ही रॉन्ग था, ग्रामेटिकली रॉन्ग था, इसलिए हमने सी को टिक कर दिया। मेरी बात और एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, द टाइगर कॉट अ फॉक्स। बस इस कॉट का पैसिव वॉइस क्या बनेगा? वॉज कॉट। ये आपका पैसिव वॉइस में होना चाहिए, तो ये हैज बीन नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन। सेकेंड्स लगने चाहिए मेरे दोस्त इसको करने में, उससे ज्यादा लगा तो सारी मेहनत मेरी खराब हो जाएगी, ठीक है। इसलिए याद रखना सेकंड्स, मैक्सिमम 5 है, उससे घटाओ, पढ़ना नहीं चाहिए। अगला है सर, दिस शर्ट कैन नॉट बी वॉर्न। ऐसे ही कुछ सेंटेंस मैंने अभी कराया था, वो एक्टिव से था, और ये शायद जहां तक मुझे याद है एक्टिव से ही था। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पैसो ही मान लो। सो कैन नॉट बी वॉर्न का क्या हो जाएगा? कैन नॉट वेयर। आई थिंक पैसो था, तो ये सेंटेंस सेम हो गए, कोई बात नहीं। तो कैन नॉट वियर होना चाहिए यहाँ पे। सो कैन नॉट वियर, ऑप्शंस देखिए, कैन नॉट वियर हो सकता है, यहां पे तो कैन ही नहीं है, यहां भी नहीं है, कैन नॉट बी वॉर्न होगा नहीं। करेक्ट आंसर आपके सामने एक ही है। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में टॉप करना है। इंग्लिश में ज्यादा खींच लो, मैथ्स में कम भी होगा तब भी निकल जाएगा, क्योंकि इंग्लिश ही बहुत ज्यादा ये सॉल्व करा, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है यार। अ लॉयन डज नॉट ईट ग्रास, डज नॉट ईट है ना, पैसिव वॉइस क्या बनेगा? इज नॉट ईटन। इसका हो गया इज, नॉट अपनी जगह, और ईट का ईटन हो गया। इज नॉट ईटन ऑप्शन में चाहिए, इज नॉट ईटन है। इज नॉट बीइंग नहीं चाहिए, इज ईटन है, नॉट बाद में नहीं चाहिए, इज बीइंग नहीं चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन है। आई थिंक ये भी रिपीट हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट पे आइए, समवन सॉ हिम पिकिंग अप अ गन। ये भी शायद रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो यहां पे सॉ का क्या होना चाहिए सर? वॉज सीन पिकिंग अप अ गन। करेक्ट आंसर हम इसका कर चुके हैं, इसलिए ही वॉज सीन पिकिंग अप अ गन बाय समवन, ये आप लगा सकते हैं। अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, बाय समवन यहां पे क्यों लगाना है? क्योंकि बच्चों यहां पर किसी ने गन को पिक किया है बाय समवन, हाँ किसी ना किसी ने तो पिक किया है, ये अंडरस्टूड है। तो आप इवन कुछ जगहों पे बाय समवन, जैसे ही वाज सीन बाय पिकिंग अप अ गन, तो पिक अप अ गन लिखा है, इसलिए गलत है। इसलिए बाय समवन ने लगाना, क्योंकि किसी ना किसी ने उठाया, तो किसी ने उठाया, नेम इज नॉट मेंशन, दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट दैट बाय समवन। गॉट इट? ये भी हो चुका है। चलो नेक्स्ट पे 39, द रेजिडेंट्स सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे। ये हमारे सामने सेलिब्रेटेड का पैसिव बनेगा, इंडिपेंडेंस डे है तो वॉज सेलिब्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। वॉज सेलिब्रेटेड ये आपका होना चाहिए। इज सेलिब्रेटेड नहीं होगा, कैंसिल। वॉज सेलिब्रेटेड हो सकता है, हैज बीन नहीं होगा, कैंसिल। वॉज डन नहीं होगा, कैंसिल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कहां है? ऑप्शन बी, सही आंसर भी है। भैया जी बोलो, आ रहा है समझ में? अगर आ रहा है तो अपनी प्रेजेंस बढ़ाते जाइए, मैक्सिमम शेयर्स करते जाइए, आपके शेयर्स स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाएंगे और लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पे आओ, आई नो हिम। इसका नया फॉर्मूला बताता हूं, पहले तो नो का जान लो, इज नोन होगा। दूसरी चीज मैं बता दूं, ये नो के साथ कभी भी बाय नहीं लगाते भैया,
टू लगाते हैं, जो पैसवाइज बनाते हैं ना बाय मुकेश सुरेश, तो यहाँ पे टू लगाते हैं, ये चीज़ याद रखना। तो पहले तो इज नोन देख लो, इज नोन है, यहाँ वॉज है, यहाँ पे हैज है। इज नोन टू मी, इज नोन बाय मी, मैंने कहा ना बाय नहीं लगाते, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको ये वॉइस के 40 क्वेश्चंस? अभी नरेशन के 50 क्वेश्चन बाकी हैं, 50 और हैं, 90 क्वेश्चन कराऊंगा, 90 क्वेश्चंस टोटल। कैसे लगे आपकी ये 40 क्वेश्चंस मुझे जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, फटाफट बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। अभी तो ये तो शुरू है भाई, महादंगल तो अभी होना बाकी है। चलो एवरीवन, सो 40 क्वेश्चंस, आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितना स्कोर है, और बहुत सारी नई कॉन्सेप्ट्स जो मैं अब नरेशन के डिस्कस करने वाला हूं उसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत कुछ सीखेंगे आप, ट्रस्ट में बहुत कुछ सीखेंगे आप आज के सेशन से। डन एवरीवन, चलिए सो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है नरेशन का, एंड नरेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है किसमें होती है? जब वॉइस और नरेशन के क्वेश्चंस हमें एक साथ सॉल्व करने होते हैं। लाइक इन द एग्जामिनेशन यू सॉल्व वॉइस फर्स्ट एंड नरेशन उसके बाद आपको सॉल्व करना है, तो स्टूडेंट वहां पे पजल्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे दो टॉपिक्स है ना जिसके रूल्स बड़े मिक्सअप टाइप के लगते हैं, बट ट्रस्ट मी एक भी रूल मिक्स नहीं है। वो कंफ्यूज हो जाता है, यार ये वाला वॉइस में था कि नरेशन में था। तो आज आपका अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो जड़ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम हमारे पास है उसका सॉल्यूशन। चलो, सो नरेशन का पहला क्वेश्चन है, कुछ चीजें नरेशन के बारे में आपको बता दूं जो बहुत जरूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर हम इसका एक एक करके फटाफट आंसर करते चलेंगे, टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे और ना ही आप लगाएंगे। कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, जिसमें से पहला पॉइंट है नरेशन को सॉल्व करने का। जब भी आप नरेशन सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइए या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाइए, यहां पर भी मिक्स चेंज करने के लिए आता है, जैसे एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, वैसे ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट दोनों आता है। तो जब भी आपको चेंज करना हो तो आपको पहले तो दिए हुए सेंटेंस को पहचानना है कि वो डायरेक्ट में है कि वो इनडायरेक्ट में है। अब हमारे सामने कॉल द फर्स्ट विटनेस, सेट द जज, ये फॉर्मेशन में आप अगर हम ध्यान से देखें तो हमें सेट द जज एक पार्ट दिख रहा है, कॉल द फर्स्ट विटनेस दूसरा पार्ट दिख रहा है। तो हमें यहां पे दो पार्ट में सेंटेंस दिख रहा है। जब भी सेंटेंस दो पार्ट में दिखे, समझ जाना सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है। जो पहला वाला स्पीच है डायरेक्ट स्पीच में है। अब हम उसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, सिंगल आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, उसकी वर्ब को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, आपके डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब लेफ्ट साइड आए चाहे राइट साइड आए, जब इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो हमेशा याद रखना रिपोर्टिंग वर्ब से ही सेंटेंस की शुरुआत होगी। यानी रूल नंबर फर्स्ट है, आपको रिपोर्टिंग वर्ब से ही सेंटेंस को शुरुआत करना है। यानी आपका जो सेड द जज है ना, ये जो बाद में लिखा है ना, ये शुरुआत में ही आएगा, द जज सेड। आर यू गेटिंग? द जज सेड विल कम फर्स्ट एंड देन आपको ये रिपोर्टेड स्पीच उठा के लास्ट में डालना है। गॉट इट? सेकेंड पॉइंट आता है, टेंस को जरूर आइडेंटिफाई करना। आपने पढ़ा जरूर होगा कुछ चीजें, लेकिन और कुछ, ओहो टेक्निकल टीम 10 सेकंड दीजिए। सो यहां पे आपने पढ़ा जरूर होगा। सो जो आपने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट में आपका यहां पे बटन प्रेस हो गई, कोई बात नहीं बच्चों, बस आ रहा है, आ गया आ गया आ गया आ गया, आप इसको कर दीजिए। सो यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे आपने पढ़ा जरूर होगा टेंस का पार्ट, कि कैसे हम यहाँ पे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट होने पे उधर के टेंसेस में जो चेंज आता है उन चेंजेस पर ध्यान दीजिएगा। मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखा रहा हूं, मैं अभी बता रहा हूं बेसिक चीजें। तीसरे नंबर पे आता है मेरे बच्चों, टेंस के साथ जो नियर वाले वर्ड्स होते हैं उनको फॉर वाले वर्ड्स में कन्वर्ट करते चलना है। चौथी चीज आता है बच्चों प्रोनाउंस के साथ। प्रोनाउंस का जो चेंजिंग होता है SON अपॉन 1 2 3 फॉर्मूले के हिसाब से, कि सब्जेक्ट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन को नहीं चेंज करना, इसको ध्यान देते चलिएगा। पांचवें नंबर पे आता है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पांचवें नंबर पे आता है कि आप ये देखते चलिएगा कि कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जो बिल्कुल फैक्ट्स हैं, मतलब जो किसी भी हालत में चेंज नहीं हो सकते। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, अब सूरज जो है वो ईस्ट में उगता है, तो ये चेंज तो नहीं हो सकता ना कि आज ईस्ट कल चलो कल वेस्ट में उगलेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो उसको ध्यान दीजिएगा, वैसे सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना। दिमाग उस समय बहुत ही ब्लॉक रहता है
लेकिन अभी मैं आपसे 50 क्वेश्चन कराऊंगा, इसको करने के बाद आपका दिमाग खुला रहेगा। हर लेवल के क्वेश्चन लिए मैंने, ये 5वें फैक्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे ही कुछ चीजें। अब छठा जो शॉर्ट ट्रिक का सबसे बवाली ट्रिक है वो ये है कि जैसे आपने अभी वॉइस की वर्ब चेंज करी थी और अपना आंसर फाइंड किया, वैसे ही नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच साइड, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, उधर साइड की केवल वर्ब को चेंज करके अपना आंसर फाइंड करोगे। यानी रिपोर्टेड स्पीच साइड की ही केवल आपको वर्ब चेंज करनी है और अपना आंसर फाइंड करना है। गॉट इट? एग्जाम्पल्स से समझेंगे। ये 6 पॉइंट याद रखिएगा, जिसका सबसे बवाली पॉइंट, इसको ध्यान देना, क्योंकि आपका जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो यहीं से शुरू होता है। 2 से 3 सेंटेंस करते करते आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाएंगे और पूरे 50 करते करते तो आप इसके बाहुबली होगे। शुरुआत करते हैं। सेंटेंस है कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। ये हमारा सेंटेंस है। द जज सेड, तो हमारे सेंटेंस का जो शुरुआत होगा वो होगा शुरुआत से द जज से। द जज सभी में लगा हुआ है, ठीक है। अभी हम आपको एक बेसिक तरीका बता रहे हैं, फिर आपको एडवांस तरीका बताएंगे। फिर इस सेड को जज ने कहा कि विटनेस को, फर्स्ट विटनेस को बुलाया जाए, तो जज रिक्वेस्ट तो करता नहीं, ऑर्डर देता है, कमांड देता है, इसलिए सभी में कमांडेड भी लगा हुआ है ना। द जज कमांडेड, क्या चीज का कमांड किया? कॉल द फर्स्ट विटनेस को। तो इस कॉल जो मेन वर्ब से शुरू है, इसके पहले, मेन वर्ब के पहले कनेक्ट करने के लिए क्या लगाते हैं हम? टू का यूज करते हैं। यानी कि आपका यहां पे क्या करना है? द जज कमांडेड, जज ने कमांड किया विटनेस को बुलाने के लिए। अब एक सवाल यहां पे पता है क्या है? जब आप किसी को ऑर्डर देते हो तो ऑर्डर तो किसी ना किसी को देते हो ना। आप अगर ऑर्डर दे रहे हो तो ऑर्डर तो किसी ना किसी को दोगे ना। आप जब ऑर्डर आप किसी को दोगे तो वो आपका, जिसको आप ऑर्डर दोगे, वो आपके सेंटेंस में इंग्लिश की भाषा में ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी कमांडेड एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। वैसे ही और भी वर्ड्स हैं। टोल्ड एक ऐसा वर्ड है जो टेल की फॉर्म है, ये हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। बिना ऑब्जेक्ट के कहीं भी टेल दिख जाए या टोल्ड दिख जाए, सोचना बाद में सोचना, तुरंत टिक कर देना। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट फॉर्मूला विदाउट एक्सेप्शन है, टोल्ड के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, स्टूडेंट्स, यहां पर कमांडेड आपने लगाया तो आपको ऑब्जेक्ट एक डालना पड़ेगा। अब कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज है, तो द जज ऑर्डर, द जज कमांडेड, कमांड किया तो किसको किया? वो है नहीं इसमें, तो आपको यहां पर डालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। अब हमने यहां पे क्या दिया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, इसमें दैट द फर्स्ट विटनेस बी कॉल्ड, ऐसा कुछ है नहीं। द फर्स्ट विटनेस टू बी कॉल्ड, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। अब ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे कमांडेड के बाद इसने ऑब्जेक्ट नहीं मेंशन किया। ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी आफ्टर कमांडेड। सो माय लवली स्टूडेंट्स, हम चाहे देम लगाएं, चाहे हम हिम लगाएं, चाहे हम हर लगाएं, हालांकि ये नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि किसी इंडिविजुअल से नहीं कहा उसने, पूरी कोर्ट में पुलिस वालों से कहा, या जो भी उनके लोग थे उनको कहा कि बुलाओ उसको। सो देम इज वेरी नाइस। बट अगर आपके ऑप्शन में हिम होता, देम वाला ऑप्शन ही नहीं होता, तो आपका हिम वाला भी करेक्ट हो सकता है। हर होता तो हर भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जो वकील है वो एक लड़की है, लड़की वकील है ना, वो भी हो सकता है ना। तो इस टाइप से इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इस टाइप से ये चीज आपके काम करेगी। तो ये पहला है। अब आइए मैं आपको इसका एडवांस तरीका बताता हूं। मैंने आपको एक बात बोली, मैंने क्या कहा? मैंने कहा रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का केवल नरेशन चेंज करना है। रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का नरेशन, तो रिपोर्टेड स्पीच ये, इसकी वर्ब ये। अब कॉल का नरेशन, जब सेंटेंस कॉल यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तो उसका नरेशन जब चेंज होगा तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा केवल टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दैट्स ऑल मेरे भाई। केवल यही होगा। सो आप टू प्लस फर्स्ट कॉल होना चाहिए, यानी कॉल टू प्लस कॉल बन जाएगी बस। ये टू प्लस कॉल है, यहाँ पे टू प्लस कॉल है। यहाँ पे टू बी कॉल्ड कहां से हो गया? गलत हो गया। टू बी कॉल्ड हो गया, गलत हो गया, इसलिए ये दो कैंसिल किया। टू प्लस कॉल देखा हमने दो, और हमें पता था कमांड के साथ ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये करेक्ट है, ये वाला गलत, तो सेकंड्स में हो गया। नेक्स्ट 4 कर लो पहले। द क्वीन सेड टू हर सन, क्वीन ने अपने बेटे से कहा, यू मस्ट गो, ये है आपका, टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल योर फादर कॉल्स यू बैक। ये आपके सामने सेंटेंस है। एक ये वर्ब है, अगर केवल इस वर्ब से काम नहीं बना तो आगे वाली वर्ब, हालांकि इससे काम बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मोडाल के साथ लगी हुई फर्स्ट फॉर्म एज इट इज आती है।
मोडाल में अगर यहां पे मस्ट गो की जगह विल गो होता तो हम इसको वुड गो कर देते, क्योंकि वो भी चेंज होगी। थर्ड फॉर्म तो होगी नहीं, गॉन लगा दें, वो वॉइस में होता है। अगर ये शैल गो होता तो हम इसको शुड गो कर देते, इसके अलावा और कोई चेंज ही नहीं कर सकते बेसिक फॉर्मूले में। तो मस्ट से काम नहीं चलेगा, थोड़ा आगे भी आ जाओ। टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल योर फादर कॉल्स यू बैक, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक। अब देखिए मस्ट गो, मस्ट रिमेन, तो ये भी सेम ही हो गया मोडाल के साथ का। ये वाला ध्यान दीजिए, कॉल्स, कॉल्स यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर है सेट टू, तो जाहिर सी बात है ये टोल्ड होगा और ये हो गया आपका सीधा पास्ट हो गया, टोल्ड या ऑर्डर कुछ भी कह लीजिए। सो यहां पे आपका ये पास्ट हो गया, तो ये आपका जो कॉल्स है ना ये कॉल्ड हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो आप सबकी केवल कॉल वाली चेक कर लो, ठीक। दूसरा यहां पे क्या चेक करना है, यहां पे कॉल का कॉल सी रह गया, तो ए वाला हो गया कैंसिल, ठीक है। अब बाकी दूसरे नंबर पे क्या चेक करना है आपको, बाकी दूसरे नंबर पे चेक करना है आपको प्रोनाउन। यू बैक, यू मतलब सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सन के लिए हिम आना चाहिए, यहां पे हिम है, यहां पे हिम है, हालांकि ये तो कॉल्स की वजह से कैंसिल हो चुका है, तो ये नहीं, इसको हटाओ, यहां पे हिम है हो जाएगा, यहां पे यू ही दिया हुआ है, ये भी कैंसिल, यहां पे हिम है, या तो बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। करेक्ट आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर बी है, बाकी ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया समझते हैं। द क्वीन टोल्ड हर सन, द क्वीन टोल्ड हर सन, आपका यहां पे है यू मस्ट गो और आपने यहां पे क्या लगा दिया, यहां पे टू गो, यू मस्ट कहां गया, सब कहां से हटा दिया तुमने, तो ये गलत हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ठीक कर लिया, सेकंड्स लगेंगे, डन। इस टाइप से करना है, इस टाइप से करना है, बहुत मजा आने वाला है। 43rd पे आ जाइए फटाफट। आई सेड टू हर ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डन्ड इफ यू कन्फेस देम, ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डन्ड, विल बी, सो ये विल बी बन जाएगा वुड बी, WOULD, वुड बी पार्डन्ड हो जाएगा। सो यहां पे क्यों, क्योंकि आई सेड टू हर, यहां पे ये जो वर्ब है ये है पास्ट में, सो ये विल कैंसिल, ये विल कैंसिल, या तो ये होगा या तो ये होगा, और यहां पे हैव आ गया तो कैंसिल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कितना टाइम लगा भैया जी, मेरे साथ मजा आ रहा है आपको, मुझे बहुत मजा आ रहा है, ट्रस्ट में मुझे बहुत मजा आ रहा है आप सबको ये कॉन्सेप्ट आज पढ़ाते हुए, ये सेशन लेते हुए बहुत मजा आ रहा है। उम्मीद है आपको भी आ ही रहा होगा यार, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। देखो शेयर वेयर करते चलो, मैं बार बार लिख रहा हूँ आपको, मेरा 1% जो फोकस जा रहा है, मैं चाहता हूँ आज अगर आप यहाँ पे लगभग 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, ये 60 बच्चे अगर अपने एक एक बच्चे को बुला लेना, फ्रेंड को, बच्चे को नहीं, फ्रेंड को बुला लेना, तो यहाँ पे 60 से सीधा 120 हो जाएगा। तो कर दो ना यार, फिर क्यों कंजूसी कर रहे हो। नेक्स्ट पे आ जाओ सर। ही सेड टू सीता व्हेन डू यू इंटेंड, क्या दिया भैया जी, डू यू इंटेंड, व्हेन डू यू इंटेंड। नरेशन में एक खास बात है, खास बात ये है, वॉइस जब हमने किया था तो वॉइस में एक रूल था कि जब सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होगा, जैसे मान लो हु से शुरू है या होम से शुरू है या विच से, व्हाट से, वेयर से, किसी से भी शुरू है, तो आपको इसके बाद हेल्पिंग ऑफ लगानी होती थी पैसिव वॉइस में, और फिर सब्जेक्ट लगाना होता था। सब्जेक्ट यानी तीसरे नंबर पे होता था, राइट। लेकिन नरेशन की खास बात यह है कि जब आपका कोई भी WH वर्ड आएगा तो आपके डायरेक्ट वाले में तो यही कंस्ट्रक्शन रहेगा, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो इनको पलट दोगे आप, यानी सब्जेक्ट पहले आएगा और फिर उसके बाद आपकी वर्ब आएगी यहां पे। और दूसरी खास बात, लास्ट में इस कंस्ट्रक्शन में डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन यहां पे आपका फुल स्टॉप लग जाएगा। आर यू गेटिंग। सो यहां पे व्हेन डू यू इंटेंट में यू इधर आएगा, डू इधर आएगा। अब व्हेन यू डू इंटेंड हो गया, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो डू बाद में जाएगा तो डू रहेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव होता तो रोकते, तो ये हट गया, और इंटेंड हो जाएगा इंटेंडेड, यानी ये बनेगा यू सीता के अकॉर्डिंग शी व्हेन शी इंटेंडेड, ये बनेगा, ठीक। तो आपका यहां पे व्हेन के बाद डिड लगा है, कैंसिल। व्हेन शी इंटेंडेड हो सकता है, व्हेन शी इंटेंडेड हो सकता है, व्हेन सीता इंटेंडेड, सीता इधर कहां से कूद गई है, भगाइए इधर से, सीता तो उधर है ना, इधर कहां से आ गई, तो ये गलत हो गया। दो ही ऑप्शन है, या तो ये या तो। अब देखिए ही इंक्वायर्ड सीता, ही इंक्वायर्ड सीता, व्हेन शी इंटेंडेड, व्हेन शी इंटेंडेड टू पे बैक दी, टू पे बैक दी क्या, मनी, मनी,
शी बोरोड फ्रॉम हिम, शी हैड बोरोड फ्रॉम हिम, और यहां पे क्या है, टू पे बैक द मनी यू बोरोड फ्रॉम मी। अब यू बोरोड फ्रॉम मी, यू बोरोड, बोरोड है यहां पे पास्ट का इंडेफिनिट, दिख नहीं रहा टेक्निकल टीम साहब, मुझे हाइड कीजिए, बैकग्राउंड में कर दीजिए, लाइट लाइट वाला जो करते हैं आप। सो यहां पे ये हो गया पास्ट का इंडेफिनिट, और मेरे भैया पास्ट का इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट का परफेक्ट। तो जब यहां पे आपको सेकंड फॉर्म दिखे तो ये सेकंड फॉर्म चेंज हो जाती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो यहां पे मेरे स्टूडेंट्स आपका ये शी हैड बोरोड फ्रॉम मी विल बी फाइन, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, और यहां से शी बोरोड फ्रॉम मी गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, बहुत स्पेशल फॉर्मूला है, बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट पे ये 45, लेट्स गिव अ पार्टी सेड जया, लेट्स नॉट सेड हर हस्बैंड। बहुत खतरनाक है, करके दिखाओ, चलो करके दिखाओ। जल्दी से। No Akshay, no, invite all the students, all your friends to watch live, not offline. Invite everybody. I want 100, minimum 100 I want here. Quickly everyone. Now answer this question. जल्दी से बताइए। बोलिए। चलिए करते हैं। लेट्स गिव अ पार्टी सेड जया, लेट्स नॉट सेड हर हस्बैंड। सेंटेंस को अगर ध्यान से पढ़ें तो जया और उसके पति मिस्टर घोंचूलाल, ये दोनों पति पत्नी हैं। जया और घोंचूलाल ये दो पति पत्नी हैं। जया ने अपने पति से कहा आओ यार पार्टी करते, लेट्स गिव अ पार्टी, आओ यार दोस्तों को पार्टी देते हैं। उसके घोंचू पति ने कहा नहीं दे सकते पार्टी, लेट्स नॉट सेड हर हस्बैंड। उसके पति ने कहा नहीं दे सकते। दोनों को अगर मद्देनजर रखते हुए एक सेंटेंस बनाए, ये जो टुकड़े टुकड़े में है, तो एक सेंटेंस ये बन रहा है कि जया ने एक प्रपोजल रखा अपने पति के सामने कि भैया, मतलब पति देव, पति परमेश्वर पार्टी देते हैं, और पति ने इस बात को डिनाई कर दिया, या उसने इस बात को नेगेटिव तरीके से आंसर किया। यही तो निकल के आ रहा है ना यहां पे। अब इस हिसाब से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस हिसाब से अगर देखें तो आपका इस सेंटेंस का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। कैसे? जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड अपोज्ड द आइडिया। बाकी ऑप्शंस भी देख लीजिए। जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड आंसर्ड इन द नेगेटिव। उसने आइडिया का अपोज किया। आंसर्ड इन द नेगेटिव की जगह रिप्लाइड इन नेगेटिव हम करते, इन द नेगेटिव, तो यहां पे, या रिप्लाइड नेगेटिवली, तो यहां पे ये करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती। बट आंसर्ड इन द नेगेटिव इज नॉट फाइन, तो दिस विल बी रॉन्ग। सेकेंड वी हैव, जो तीसरा भी तो सही है। जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी, जया ने एक पार्टी के लिए सजेस्ट किया, बट हर हस्बैंड कॉन्ट्राडिक्टेड हर, क्या आर्गुमेंट किया कॉन्ट्राडिक्ट करके? नहीं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। उसने केवल ये आइडिया को अपोज किया, सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड रिफ्यूज्ड, यानी उसने केवल इस आइडिया का, एक आइडिया था कि दोस्तों को पार्टी देनी चाहिए, ये आइडिया आया। जैसे ही आइडिया आया पति से बोला तो उस घोंचू पति ने कहा नहीं दे सकते पार्टी, ऐसे कैसे दे देंगे, तो उसने मना कर दिया। ही अपोज्ड द आइडिया, दिस विल बी द बेटर ऑप्शन। जो इतने हमारे सारे के सारे हैं, सबसे बढ़िया ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसी को टिक कर लीजिए। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द ओल्ड मैन ऑफ लिटरेचर सेड अलास ओ ओनली माय सन इज डेड, माय ओनली सन इज डेड, यानी उसका इकलौता बेटा था वो, उसकी डेथ हो गई। फॉर्मूला अगला है नरेशन का। जब कभी भी आपको इस टाइप से कोई ऐसा वर्ड जो एक्सक्लेम्ड करती हुई बातें बोले, जिसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं, तो प्यारे बच्चों हमेशा उसके सेंस के हिसाब से इधर की रिपोर्टिंग वो बदलना। द ओल्ड मैन ऑफ लिटरेचर सेड, ये इसको बदलना है उसके सेंस। अब अलास का मतलब आपको क्या लग रहा है? उसको खुशी है? नहीं भैया, अलास तब यूज करते हैं जब दुख होता है। सो यहाँ पे अलास वर्ड, तो ये वर्ड हटा के इसके सेंस के हिसाब से इसको लगाना, बाकी जैसे जो कनेक्ट करते हो एज इट इज कनेक्ट करो। तो आपके सेंटेंस जितने भी हैं यहां पे सही जवाब आप ले लीजिए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहां पे द ओल्ड मैन ऑफ लिटरेचर एक्सक्लेम्ड, उन्होंने एक्सक्लेम किया है। कैसे एक्सक्लेम किया? विद सॉरो, दुख के साथ इस बात को बयां की है कि उनका इकलौता बेटा इज डेड, प्रेजेंट का है, पास्ट हो जाएगा, वॉज डेड चेंज हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। क्लियर है? देख लीजिएगा बाकी ऑप्शन। नेक्स्ट पे द चीफ मिनिस्टर ने कहा व्हाट अ टेरिबल डिजास्टर द अर्थक्वेक इज, व्हाट अ टेरिबल डिजास्टर द अर्थक्वेक इज। अब यहां पे ये जो सेंटेंस है आपको दिख के लग भी रहा होगा कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव नहीं है। इंटरोगेटिव होता तो व्हाट इज होता है यहां पे, है ना। तो जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आए तो उसको जब भी हम दूसरे वॉइस में चेंज करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? मैं आपको सीधा जो है इनडायरेक्ट स्पीच का बताता हूं, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच का।
तो वो WH वर्ड लगा देना, यहाँ पे वॉट है इसलिए मैंने वॉट लिख दिया, वॉट लगाना, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना। अब आप कहोगे पता कैसे करेंगे कौन सा सब्जेक्ट है? टेरिबल डिजास्टर सब्जेक्ट है, अर्थक्वेक सब्जेक्ट है, तो आप जानते हो सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले होता है। ये है वर्ब, तो इसके पहले वाला सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह अर्थक्वेक लगा देना। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना, फिर वर्ब के बाद जो आपका बाकी बचा हुआ पार्ट है वो कनेक्ट कर देना। यानी क्या बनेगा? व्हाट अ टेरिबल डिजास्टर द अर्थक्वेक इज। तो आप क्या बोलोगे? द चीफ मिनिस्टर एक्सक्लेम्ड दैट, या एक्सप्रेस समथिंग जो भी है, क्या कि दैट द एक्सक्लेम्ड दैट, एक्सक्लेम्ड, और इसका क्या बनाओगे? व्हाट हटाओगे और क्या बोलोगे? दैट द अर्थक्वेक इज वेरी डिजास्टर। इस टाइप से वेरी टेरिबल डिजास्टर ऐसे बोलोगे, द अर्थक्वेक इज अ वेरी टेरिबल डिजास्टर। तो हमारे पास आंसर जो होगा वो इसी से रिलेटेड होगा, दैट द अर्थक्वेक। अब ये पास्ट भी तो बनाना है क्योंकि यहाँ पे सेड है, तो वॉज अ टेरिबल डिजास्टर ये हो गया, और इधर साइड उसने एक्सक्लेम किया था सौरव के साथ क्योंकि दुख प्रकट किया था, डिजास्टर वॉज वेरी टेरिबल, दैट्स व्हाई यहाँ पे, राइट। सो प्यारे स्टूडेंट्स, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी विल बी द फाइन आंसर, इज ऑल आर रॉन्ग। यहाँ पे ये पास्ट है, इस वजह से वो भी तो पास्ट बनानी है, इसको भी ध्यान दो, क्यों भुला देते हो धीरे धीरे। नेक्स्ट पे आते हैं 48 पे प्यारे स्टूडेंट्स, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे विजिटेड। जनरली लोग क्या करते हैं? वी विश्ड हिम बर्थडे, ऐसे लोग बोल देते हैं। इसका जो पैसिव लोग बना देते हैं वो कहते हैं वी विश्ड हिम हिज बर्थडे। ना 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 ना, मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे ये सब बोलो, ऑफ योर बर्थडे ये सब होना चाहिए जब आप उसका नरेशन चेंज करोगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यार इट्स नदीम साहब कह रहे सर हमारे आंसर भी देख लिया कि नदीम यार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हम यार सिंपल सा मुझे बताओ, मैं हर एक सवाल पर आपके आंसर्स देखूंगा तो फिर ये 90 क्वेश्चंस मुझे पढ़ाने में कम से कम 15 घंटे लग जाएंगे। तो समझो, यहाँ पे चीज़ों को समझो, आपका डाटा कम यूज़ हो, इस वजह से मैं केवल क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता चला जा रहा हूँ और इतना टाइम दे रहा हूँ कि आप आंसर कर सको। डन, ध्यान दीजिए। सो हमारे सामने है यहाँ पे वी सेड, हमने कहा मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, ये क्वेश्चन है। अब हमने यहाँ पे ये लाइन अगर किसी को बोली तो हमने किसी को उसका बर्थडे विश किया ये बोलते हुए कि मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, सो वी ग्रेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे। ये कहना गलत है क्योंकि आपको ये लाइन बोलनी पड़ेगी, ये लाइन बोलनी पड़ेगी। तुम जिए हो हजारों साल, साल के दिन हो केवल 5, ये बोलनी पड़ेगी, ऐसे दुष्ट दोस्त बोलते हैं। दूसरी लाइन है वी सेड दैट मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, वी विश्ड, अब सेड क्यों करोगे भाई, विश किया है तो, वी विश्ड हिम मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे, वी प्रेड फॉर मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे। आपने विश किया है यार, ऑप्शन सी लगाओ, सही जवाब यही है और कुछ सोचना ही नहीं है। डन, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पे अगला है 49, शंकर सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट, ये आपका लुक आउट वो वाला है। अब आपको क्या करना है, इसको हटाना है और इसके हिसाब से इस सेट को बदलना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत होशियारी चाहिए। देयर इज अ स्नेक बिहाइंड यू, तो उन्होंने शंकर ने कहा अपने दोस्त से लुक आउट, तुम्हारे पीछे एक स्नेक है, तो मतलब उसने वार्निंग दे दी उसको, उन्होंने उसको वार्न किया, देखो ध्यान से तुमको सांप मारेगा। सो वहां पे वार्न्ड होना चाहिए, नहीं है इसमें, नहीं है इसमें, नहीं है इसमें, हाँ जी है इसमें, करेक्ट आंसर यही डी ही है ना, हाँ डी ऑप्शन। देखो देखा, ऐसे क्या करो, मजा आएगा आपको। नेक्स्ट पे आइए बच्चों, डॉक्टर द पेशेंट क्राइड प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव, डॉक्टर साहब ऐसा पेशेंट बोला, ठीक है। अब यहां पे पेशेंट रोते हुए डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर देखो देखो यहाँ पे दीदी को क्या हुआ, दीदी जाग रही हैं। फिर वहां पे डॉक्टर उसको सही करता है, फिल्मों में ऐसा होता है। अब प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव, अब इसको बनाना है। तो पेशेंट ने क्राई किया, तो पेशेंट, ये आपका रिपोर्टिंग हो भाई, इधर आएगा, राइट। पेशेंट ने ये बात किससे बोली है, डॉक्टर से बोली है, और ये उससे कहा प्लीज टेल मी, प्लीज इसका मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये प्लीज भी हटेगा, समझना, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जब ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये क्राइड की जगह डाल दो रिक्वेस्टेड या प्लीडेड, जो भी है, तो द पेशेंट प्लीडेड हो जाएगा। एक्सक्लेम्ड नहीं किया यहाँ पे, वाओ डॉक्टर मैं कितने साल जीऊंगा बताओ ना, ऐसे थोड़ी बोला है उसने रिक्वेस्ट करी बताओ मैं कितने साल जीऊंगा, तो ये गलत हो गया। प्लीडेड ये हो सकता है, क्राइड यानी इस क्राइड ही तो बदलना है प्लीज के हिसाब से, तो प्लीडेड होना चाहिए। सो द पेशेंट प्लीडेड द डॉक्टर, द पेशेंट प्लीडेड विद द डॉक्टर, प्लीडेड विद होता है यार। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी मार्क करो, सोचना ही नहीं आगे। प्लीडेड विद, ये वही वाला कि किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है ये ध्यान देना है आपको, प्लीडेड विद होता है। गॉट इट एवरीवन? सो इस टाइप से हमें इस चीज को हमने किया। चलो नेक्स्ट पे आओ 51, सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड आई नेवर स्टील अगेन। चेंज करके दिखाओ, चलो चेंज करके दिखाओ जल्दी से। अब मुझे पानी दे दिया जाए, टेक्निकल टीम साहब बोल दीजिए उनसे। सो जल्दी से बताओ बच्चों, हरी अप गाइस।
रीना, विनीत, कनक, एवरीवन, जयशंकर, सुरभि, विनीत, रीना, शर्मा, अशोक, सोनू, कनक, सभी लोग बोलो जल्दी से बच्चों, क्विकली। क्या लगता है क्या होना चाहिए? सो हेल्प मी हेवन, ही क्राइड, आई नेवर स्टील अगेन, आई नेवर स्टील अगेन, आई नेवर स्टील अगेन, स्टील अगेन, क्या होना चाहिए? ही क्राइड पास्ट में है जी, जब ये पास्ट में है तो इसकी भी चेंज कर दीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों होगा इसका समझ लीजिए, ठीक है, समझिए। सेंटेंस यहां पे ऑप्शन नंबर डी सही कैसे हो गया? इसमें बहुत खतरनाक सेंटेंस है, एक बार ध्यान दीजिएगा तब आप पकड़ पाएंगे इसके लॉजिक को। पहले आपका जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो ये है, रिपोर्टिंग अब यही है तो इधर साइड ये आएगा, ही कॉल्ड। अब देखो ये क्राइड क्यों हुआ? क्योंकि सो हेल्प मी हेवन, आई नेवर स्टील अगेन, वो ऐसा बोल रहा है। तो आपके सेंटेंस में उसने कॉल अपॉन किया हेवन टू विटनेस हिज रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन। सो करेक्ट आंसर इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर। एक बार लॉजिक को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नहीं क्लियर हुआ तो फिर से पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 52। शी सेड आई विल गिव यू ₹100 टू कीप योर माउथ शट। मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा तुम्हारे मुख को बंद रखने का। मान लो कोई राज पता चल गया होगा, ठीक, सो मैं 100 रुपए दूंगा। तो उसने 100 रुपए देने, रिश्वत देने की बात करी, यानी उसने 100 रुपए का ऑफर किया, यानी उसने 100 रुपए देने का प्रपोजल दिया, कुछ भी हो सकता है। अब आ जाओ, सो यहां पे दिया हुआ है आई विल गिव यू ₹100 टू कीप योर माउथ शट। टू कीप योर माउथ शट, योर मतलब सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू दिस। अब शी सेड तो ऑब्वियसली यहां पे हो सकता है मी हो, तो कीप माई माउथ शट यहां पे ज्यादा सही होगा, राइट। अब देखो सेड को तो चेंज करना ही करना है, तो ये नहीं होगा। शी ऑफर्ड हिम ₹100 टू कीप हिज माउथ शट, हो सकता है। शी सजेस्टेड हिम रुपीज, सजेशन कोई नहीं है यहाँ पे। शी प्रपोज्ड दैट शी वुड गिव हिम ₹100 टू कीप हिज माउथ शट, ये भी हो सकता है। सही जवाब मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन नंबर डी होगा। यस एग्जैक्टली ऑप्शन डी। देखिए कैसे, समझिए, यहां पे उसने 100 रुपए का ऑफर देना और 100 रुपए का प्रपोजल देना। व्हाट इज प्रपोजल? प्रपोजल मतलब केवल वही नहीं, आई लव यू टू, आई लव यू, केवल यही वाला नहीं होता प्रपोजल। बिजनेस प्रपोजल भी तो होते हैं, रिश्वत वाला भी तो प्रपोजल होता है, सर 100 रुपए लीजिए ना, हेलमेट का चालान ना काटिए, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रपोजल। तो वो आपने क्या किया, शी ने प्रपोज किया क्या कि शी वुड गिव, यहां पे है आई विल गिव, तो आई विल गिव, विल चेंज हो जाएगा यहाँ पे आपका ये जो है चेंज हो जाएगा आई अकॉर्डिंग टू उसके जिसको उसने पकड़ा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा उधर के आई के शी के हिसाब से ये शी हो गया। अब शी क्या करेगी, विल बन गया वुड, क्या करेगी, गिव करेगी ₹100 टू कीप हिज माउथ शट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर डी टिक कर दिया आपने, सही जवाब है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछते चलिएगा। एनी डाउट बच्चों? नहीं, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला है 53rd में कह रहा है फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ माय फ्लैट आई कैन सी द कुतुब मीनार सेड माय फ्रेंड, मेरे दोस्त ने कहा। फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज, अब सेड माय फ्रेंड, तो माय फ्रेंड सेड, इससे सेंटेंस की शुरुआत होगी और वो कह रहा है मैं अपने घर की विंडो से कुतुब मीनार देख सकता हूँ। वन ऑफ द विंडोज ऑफ माय फ्लैट, अपने फ्लैट की बहुत सारी विंडोज में एक ऐसी विंडो है जहां से मुझे कुतुब मीनार नजर आता है, वो ये कहना चाह रहा है। अब बच्चों देखो यहाँ पे, सो माय फ्रेंड टोल्ड दैट तो होगा नहीं, क्योंकि आप जानते हो टोल्ड हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये हो गया रॉन्ग। माय फ्रेंड सेड हो सकता है, माय फ्रेंड सेड हो सकता है, माय फ्रेंड टोल्ड, फिर यहाँ पे आ गया टोल्ड, आगे ऑब्जेक्ट नहीं तो हो गया रॉन्ग। दो ही ऑप्शन सही है। माय फ्रेंड सेड दैट फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ हिज फ्लैट ही कैन सी द कुतुब मीनार। माय फ्रेंड सेड दैट फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ हिज फ्लैट ही कैन सी, पास्ट में जाएगा, कुड सी द कुतुब मीनार। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान है, चुटकियों में हो गया ना। नेक्स्ट पे 54, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। प्यारे बच्चों ध्यान दो, ये वाई यहीं पे हो जाएगा, आपको मैंने बताया ये बदल जाता है, तो बदल के सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उस समय बताया था इंटरोगेटिव के लिए, तो यू यहां पे आएगा, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट क्या हो जाएगा ही, और ये वर, वाई वर यू एब्सेंट, तो वाई वर यू एब्सेंट, वर का मतलब ये कॉन्टिन्यूअस में जा रहा है, तो वर जब भी आता है तो हम क्या कर देते हैं, वहां पे हैड बीन कर देते हैं, और एब्सेंट यस्टरडे का द प्रीवियस डे बोलते हैं। ठीक, अब देखो हमारे पास ये देखना है, वाई ही नहीं है यहां पे, गलत, वाई ही नहीं है यहां पे, गलत, वाई ही हैड बीन एब्सेंट द नेक्स्ट डे, वाई ही हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे। यस्टरडे का मतलब द प्रीवियस डे होता है ना, ऑप्शन नंबर डी
सही जवाब यही हो जाएगा, मार्क करते चलिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। देखो कितना टाइम लगा, आसानी से हो गया ना बच्चों। नेक्स्ट पे आइए 55। द टीचर सेड टू अशोक, टीचर ने अशोक से कहा, टीचर ने अशोक से I shall report the matter to the principal if you misbehave again। देखो I shall, I फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू टीचर, ये यहां पे बदल जाएगा क्या, ही, और shall पहले I के साथ था, अब ही आया है तो ही के साथ यहां पे will माना जाएगा, और will का said की वजह से यहां पे would हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ही वुड चाहिए यहां पे। अब देखो ही वुड है, ही वुड है, इसमें कहां है भाई, इतना पीछे कहां से आ गया, ही वुड रिपोर्ट, ये इतना पीछे कहां से आ गया, नहीं होगा, इसमें कहां है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें भी नहीं है, तो ये गलत, ये गलत। अब देखो आपके लिए ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दो में से होगा। द टीचर सेड टू अशोक, द टीचर टोल्ड अशोक, द टीचर वार्नड अशोक, वार्निंग दी है क्या, दैट ही वुड बी रिपोर्टिंग, ही वुड रिपोर्ट, यहां पे क्या है, शैल रिपोर्ट है ना, वुड बी रिपोर्टिंग गलत है, करेक्ट आंसर आपके सामने है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आसानी से हो रहा है ना बच्चों, तो इस टाइप से करते हैं, इसको 60 तक कर लेते हैं, बाकी मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। नेक्स्ट है आपका, मोहन मेड हिज मेस, लेट हिम क्लियर इट अप, सेड हिज फादर। सो यहां पे लेट हिम क्लियर, सेड हिज फादर, तो सेड हिज फादर उसके पिता ने कहा, तो किसके पिता ने कहा, आपको सब्जेक्ट हमेशा नाउन रखना है इस कंडीशन में, अगर मेंशन है तो मोहन के पिता ने कहा, तो आपको मोहन से सेंटेंस की शुरुआत करी, यानी मोहन्स फादर सेड, मोहन्स फादर सेड, मोहन्स फादर सेड, मोहन्स फादर सेड। अब मोहन के फादर ने क्या कहा कि क्या कहा है, लो आंसर भी ले लो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहन्स फादर सेड क्या, दैट मोहन हैज मेड द मेश एंड दैट ही शुड, और दैट ही शुड क्लियर इट, यानी कि उसको ये चीज क्लियर करना है, यानी लेट हिम क्लियर इट अप, दैट ही शुड क्लियर इट अप, यानी ये अलग से एक क्लॉज ऐड कर दी गई जो यहां पर इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इसका सही जवाब हो गया। डन। चलो 57 आ जाओ, फाइव का मतलब होता है जब कभी भी आपको शर्मिंदगी महसूस हो, शेम महसूस हो, तो फाइव लगाते हैं। सेड बाबर, बाबर ने कहा, अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, एक सैनिक और लड़ाई से डर, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है, ये वो कहना चाह रहा है। तो बाबर ने जो है बड़ा ही कर्ष वाली बातों से देखा, तो एक्सक्लेम्ड तो किया नहीं, एड्रेसिंग अ सोल्जर, कोई एड्रेस नहीं किया उसने। बाबर कर्स्ड द सोल्जर हु वाज अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, द बाबर कर्स्ड एंड एक्सक्लेम्ड दैट अ सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही जवाब हो जाएगा, और यहां पे ऑप्शन डी लगा, राइट। क्यों सही है, क्योंकि यहां पे बाबर कर्स्ड एंड एक्सप्लेन, उसने कर्ज किया, पहले तो ये फाइस उसने कर्ज किया, और इस बात को एक्सक्लेम करते हुए, आश्चर्य जताते हुए बोला कि एक सैनिक के अंदर डर, क्या लॉजिक है, गलत हो जाएगा। सो नेक्स्ट पे आते हैं सर, ही सेड टू हर, डिड इट शेक यू अप एज मच एज इट शोक मी। सो यहां पर आपका, अभी इसको आपको चेंज करना है, तो ये हो जाएगा आस्क्ड, जो कि सभी में होगा, उसकी चिंता नहीं है, इंक्वायर्ड दोनों चलेगा। फिर यहां पे डिड इट है ना, इट इधर आएगा, डिड इधर आएगा, तो ये हो जाएगा इट, और शेक का हो जाएगा शोक, नो 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 नो, हैड शेकन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, तो हैड शेकन, राइट। सो ये हो जाएगा, सो यहां पे हो जाएगा इट हैड शेकन। आप ऑप्शन देखो, इट हैड शेकन है, इट शुक गलत हो गया, इफ इट शुक गलत हो गया, इट हैड शेकन ये हो, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है, दो में से कोई एक होगा। ही आस्क्ड हर इफ इट हैड शेकन हर अप as much as it had shaken him, as it shook me, as it had shaken him, और यहां पे क्या है, as it shook him, ना, ऑप्शन नंबर आपका डी ही करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो पास्ट इंडेफिनिट है, जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट है, दोनों को परफेक्ट बनाओ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हैड शेकन यहां भी है और हैड शेकन यहां पे भी है, ठीक है। क्लियर हो रहा है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। 59 में आ जाइए सर, 60 के बाद हम आपको बाकी होमवर्क दे देंगे, सबकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक, और मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा, और अगर आपको इनका चाहिए होगा तो मैं इसको फेसबुक पे भी अपलोड कर दूंगा, मेरे पेज से भी आप उठा सकते हो सारे के सारे क्वेश्चंस। अगला है, द टीचर सेड टू राम, टीचर ने राम से कहा, क्या कहा राम से, और दूसरी चीज, इसका पीडीएफ मिलेगा कहां पे, मैं उसका लिंक भी लगा दूंगा इस वीडियो के नीचे कमेंट में पिन करके, आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। द टीचर सेड टू राम, टीचर ने राम से कहा, वुड यू लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर, राम ने कहा यस, राम ने कहा हाँ। जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो हम बोलते हैं ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या ही रिप्लाइड इन नेगेटिव जनरली, तो हम यहाँ पे आते जब भी यस या नो में आंसर होता है, तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव यहाँ पे है, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव यहाँ पे है, रिप्लाइड यस ऐसे हम बोलते नहीं, रिप्लाइड यस ऐसे बोलते नहीं, जब इसका दूसरा फॉर्म चेंज करते हैं, तो हमारा सी और डी में इसको ये आंसर करेक्ट है। देख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से पूछा, वुड यू लाइक, इफ ही वुड लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर, एंड राम ने रिप्लाई किया अफर्मेटिव वे में,
दूसरा ऑप्शन गलत, डी सी ऑप्शन क्यों गलत है? वुड हैव लाइक्ड नहीं कर सकते क्योंकि वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, हम उसको चेंज नहीं करते, वो गलत हो जाता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एवरीबडी सेड हाउ वेल शी सिंग्स, तो हाउ वेल शी सिंग्स का हो जाएगा शी सिंग, तो सिंग्स हो जाएगा यहाँ पे सैंग, शी सैंग वेरी वेल, हाउ बन जाएगा यहाँ पे वेरी वेल, तो यहाँ पे शी सैंग वेरी वेल, ये एक्सक्लेम किया हर किसी ने, तो एवरीबडी एक्सक्लेम दैट शी सिंग्स गलत है, शी सैंग वेरी वेल, हाउ शी, तो ये गलत है, हाउ हट जाता है, तो प्यारे बच्चों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। डन। सो स्टूडेंट्स इस हिसाब से हमने आज पूरे 60 क्वेश्चन कवर किए, बहुत होता है यार 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चंस कवर किए, अभी 30 क्वेश्चंस इसमें बचे हुए हैं, पूरे 30 क्वेश्चन बचे हैं, पूरे 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस रिमेनिंग है। ठीक, आपको करना क्या है, इन 30 क्वेश्चन प्लस ये 60 क्वेश्चंस, मैं पूरे के पूरे 90 क्वेश्चंस की पीडीएफ बना दूंगा। ठीक है, पूरे के पूरे 90 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ रेडी करूंगा और उन पीडीएफ में मैं ये 60 क्वेश्चंस भी डालूंगा और ये 30 भी डालूंगा, सब पूरा इकट्ठा करके दे दूंगा, आंसर भी दे दूंगा। आप क्या करना, सॉल्व करना, फिर आंसर मैच करना, फिर सॉल्व करना, आंसर मैच करना, सॉल्व करना, आंसर मैच करना, ये चीज आप लगातार करना। ठीक है, पीडीएफ में आपको, और आप प्रैक्टिस इसको जरूर कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके सारी चीजें। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई डाउट, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम कुछ भी हुई, संदीप सर है ना, आपकी इंग्लिश मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं बोल चुका हूं और उसी पर मैं अमल हूं, उसी पर अडिग हूं। ठीक है, तो इसलिए फटाफट आप क्या करोगे, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन, आप मुझसे पूछ लेना, फटाक से पूछ लेना, आप जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, राइट। और उसके बाद भी अगर मान लो रिप्लाई नहीं आया तो आप मुझे फेसबुक पे पूछ सकते हो कि हाँ सर मैंने उस वीडियो को देखा ऐसे ऐसे, क्योंकि लंबा समय अगर हो जाता है, मान लो आप 3 दिन बाद पूछते हो, 3 दिन बाद आपने ये वीडियो देखा, तो हम उस समय डेली कमेंट नहीं चेक कर सकते ना दोस्त। आज अगर कोई डाउट पूछोगे तो बता देंगे। सो हम इस सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप हर एक बच्चा इसको लाइक जरूर कर देना, आपको जब भी ये सेशन मिलता है प्लीज लाइक दिस सेशन, और मैं हर एक से गुजारिश करूंगा आप शेयर कर दिया करो खुद से, सो दैट मुझे जो शेयर बोलना पड़ता है ना वो टाइम बच जाए और मैं पूरा फोकस कर पाऊं पढ़ाने में। तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, मैक्सिमम लोगों से शेयर करो, जितना ज्यादा। हर एक बच्चे एक टारगेट ले लो कि वो कम से कम मैक्सिमम ग्रुप्स में शेयर करके हर रोज अपने 20 बच्चे कनेक्ट करेगा। अगर आप डेली 20 बच्चों को कनेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो तो इस चैनल को मिलियंस में पहुंचने में 6 महीने भी नहीं लगेंगे। बस 20 स्टूडेंट्स, एक बच्चा 20 ला सकता है, 2000 नहीं ला सकता, लेकिन 20 बच्चे मिलके और फिर वो अगले 20, फिर वो अगले 20, ऐसे करके 2 लाख भी आ सकते हैं। तो प्लीज शेयर दिस, प्लीज रिक्वेस्ट है। तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट। आपको संदीप सर की आगे बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं इस प्रकार की वीडियोस लाने वाला हूँ। शॉर्ट वीडियोस भी हमारी होती है, नॉर्मल वीडियोस होती है 30-35 मिनट की भी होती है, और ऐसे लंबे वीडियोस जो 1.5 से 2 घंटे के भी होंगे उनको भी, जिस पे हम एक ही वीडियो में पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। सो इस हिसाब से आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपने लोगों को शेयर करके उनसे भी बोल दो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपकी होगी पूरी तैयारी इंग्लिश की और आपके एग्जाम की। चलो अब मुझे इजाजत दो, सो दैट मैं आपके लिए इसका पीडीएफ पार्ट पूरा जल्दी से रेडी कर सकूं और आपको जल्दी से आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा सकूं। इस वीडियो में केवल इतना ही। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सरकारी नौकरी के संघर्ष का अब होगा दी एंड, क्योंकि आ गया है टेस्ट टॉनिक, जहां मिलते हैं सारे कोर्सेज बिल्कुल मुफ्त। आज ही सब्सक्राइब करें, हम हैं आपके साथ संघर्ष से सफलता तक।